बना सकते हैं ताकि सभी लोगों को सुविधा हो। हमने कुल मिलाकर जो शुरुआत की है उसमें हमें मार्गदर्शन मिला है हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जी भाई साहब का, और साथ ही साथ सह संगठन मंत्री आदरणीय रघुनंदन जी भाई साहब का। उनके निर्देशन में स्टार्टिंग में हम लोगों ने वेबिनार शुरू किए हैं। कुल मिलाकर करीब 35 विषयों में हमारे वेबिनार प्लान हुए हैं, जिसमें से 12 विषय स्कूली शिक्षा के हैं और करीब 23 विषय हायर एजुकेशन के हैं, जिनको 3 दिन पहले हमारे सतीश रेड्डी जी जो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और इसी श्रृंखला में स्कूल के वेबिनार्स की प्रोसेस में आज का पहला वेबिनार है एग्जाम्स असेसमेंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं सीबीएसई से कंट्रोलर ऑफ एग्जाम आदरणीय डॉक्टर संयम भारद्वाज जी, और साथ ही साथ जो दूसरे स्पीकर आज हमारे साथ हैं वो हैं श्री विनीत जोशी जी, आईएएस ऑफिसर हैं और डायरेक्टर जनरल हैं अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। आज के इस पूरे कार्यक्रम को मॉडरेटर की भूमिका में निभाने के लिए हमारे साथ हैं कुलदीप चौहान जी। कुलदीप चौहान जी प्रशिक्षण प्रमुख हैं विद्या भारती के साथ दिल्ली प्रांत के, और इसी के साथ साथ आप प्रिंसिपल हैं महाशय चुन्नीलाल सरस्वती बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरिनगर दिल्ली। तो आगे के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय कुलदीप जी को, लेकिन उससे पहले मैं सुधाकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम मां सरस्वती की पूजा और वंदना करके अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करें। सुधाकर जी। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। जी अनुराग जी, हमारे साथ आदरणीय विनीत जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपका विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। मैं अनुराग सिंघल, मैं आदरणीय रघुनंदन जी भाई साहब जो कि सह संगठन मंत्री हैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के, उनके साथ स्कूली शिक्षा के तंत्र में वॉलंटरीली काम कर रहा हूं, और मेरे साथ जो सुधाकर जी हैं वो हायर एजुकेशन के काम को लीड कर रहे हैं रिसर्च टीम में। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सर हमारे साथ संयम जी भी जुड़ चुके हैं, और आज के सेशन के मॉडरेटर हैं कुलदीप चौहान जी जो प्रशिक्षण प्रमुख हैं दिल्ली प्रांत के, और इसी के साथ प्रिंसिपल हैं वो महाशय चुन्नीलाल सरस्वती बाल विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरिनगर दिल्ली। तो आगे के सेशन के लिए मैं आदरणीय कुलदीप जी को आमंत्रित करता हूं कि सर आप कार्यक्रम को शुरू करें। थैंक यू। मेरी ओर से सबको सुप्रभात, नमस्कार। कहते हैं किसी भी राष्ट्र की प्रगति को पंख लगाने के लिए आवश्यक होता है उस देश में व्यक्ति निर्माण कैसे होता है। व्यक्ति निर्माण सबसे महत्वपूर्ण, ये माना जाता है, ये सच्चाई है
कि जितने भी साधन हैं वो व्यर्थ हैं अगर व्यक्ति वहां पर नहीं है। तो अपना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमारा प्रेरणा का स्रोत है, उसकी भी सोच और उसी सोच पर हम भी चलते हैं कि व्यक्ति निर्माण राष्ट्र के लिए अति आवश्यक। और आज की परिस्थिति में जो शिक्षा है वो व्यक्ति निर्माण का मुख्य साधन, बहुत बड़ा एक माध्यम है। और निश्चित रूप से अगर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी तो व्यक्ति निर्माण उसी प्रकार से श्रेष्ठ होगा, और व्यक्ति निर्माण श्रेष्ठ होगा तो जो राष्ट्र है वो आगे उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। अब शिक्षा कैसी हो तो उसमें वहां की जो नीति है, शिक्षा नीति, वो कैसी है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, उस पर बहुत कुछ आधारित है। और हम अपना सौभाग्य मानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये एक ऐसा कार्य है, ये एक ऐसी नीति तैयार हुई है जिसमें हजारों लाखों सुझाव सम्मिलित किए गए, बहुत सारे संगठन जुड़े हैं, और हमारा विद्या भारती भी उसमें सक्रिय रूप से जुड़कर उसने काम किया है, विद्या भारती ने भी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो तैयार हो चुकी और उसका के बारे में हम अध्ययन कर चुके, लेकिन उसके बारे में और अधिक जाने जिससे उसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे ढंग से हो पाए, उसके क्रियान्वयन का जो फैलाव है उसमें हम सहयोगी बन पाए। उस दृष्टि से विद्या भारती ने ये एक कार्यक्रमों की श्रृंखला रखी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, उसके संदर्भ को, उसके अर्थ को, उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए, उसके क्रियान्वयन को और अधिक सफल करने के लिए, और उसमें हमारी सहभागिता और अधिक बढ़ पाए उस दृष्टि से। तो आज उसी दृष्टि से ये कार्यक्रम है, और इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है वो है असेसमेंट और एग्जामिनेशन, मूल्यांकन और परीक्षा। उस पर चर्चा आज होगी, उसके बारे में स्पष्टता आज होगी। और हम सबका अति सौभाग्य है कि इस काम के लिए, इस स्पष्टता के लिए, इस मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच में देश के बहुत ही प्रबुद्ध जो जन हैं वो सम्मिलित हैं। और मैं सम्मान करना चाहता हूं, मैं आदर करना चाहता हूं, मैं स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय विनीत जोशी जी का। आदरणीय विनीत जोशी जी आईएएस हैं, और प्रीवियसली आप सब हम जानते हैं कि सीबीएसई के चेयरमैन रहे। मेरा तो सौभाग्य रहा कि जब वो चेयरमैन थे तो उनसे 2-3 बारी उनके साथ बैठने का मौका मिला। वर्तमान में आप डायरेक्टर जनरल हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, और एक और इनके पास बहुत बड़ा दायित्व है, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन में। आप इस बड़े काम को, बेहतर कार्य को आप गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर से आपने जो है अपनी शिक्षा की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से हायर एजुकेशन, इस प्रकार का उनका एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा का क्षेत्र में उनका पदार्पण रहा। और आईएएस जो है आज वर्तमान में है, और इस समय इस बहुत बड़े कार्य को, एनटीए के कार्य को भी देख रहे हैं, और एजुकेशन मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी एक बहुत बड़ा कार्य, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी ओर है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं श्रीमान विनीत जोशी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ऐसे ही हमारे बीच में जो हमारे साथ में हमारे देश के एक, हम कह सकते हैं कि शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का कार्य भी है, और आज जिस विषय को चर्चा करने वाले हैं, असेसमेंट, एग्जामिनेशन, उसमें भी सीधी सीधी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका जिनकी है ऐसे डॉक्टर संयम भारद्वाज जी। डॉक्टर संयम भारद्वाज जी का अगर हम देखें तो एमएससी
डबल MSc है, M.Ed है, MBA एजुकेशन मैनेजमेंट, PhD की। मुझे लग रहा है इतने सारे एग्जामिनेशन जिन्होंने पार किए हों सफलतापूर्वक, उनके हाथ में आज CBSE का जो एग्जामिनेशन और असेसमेंट है वो निश्चित रूप से बहुत सफलता से वो कार्य होगा ही। और मुझे तो लग रहा है कि उनकी उपस्थिति से ही हमारी बहुत सारी जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, वो दूर हो गई हैं। आपने 1 नवंबर 89 से 94 तक आप लेक्चरर रहे मेरठ कॉलेज में, और उसके बाद अब बहुत सारे अलग अलग जिम्मेदारियों के बाद CBSE में डायरेक्टर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस एकेडमिक्स नीट, वहां पर आपने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई। और 27 जुलाई 2018 से आप कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन CBSE के रूप में एक बहुत बड़ा दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आदरणीय संयम भारद्वाज जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि जंगल में एक बारी कंपटीशन हुआ, परीक्षा ली जाए, एग्जामिनेशन हो, और वहां का जो राजा था शेर सिंह, उसने परीक्षा आयोजित की। देखते हैं कि किसमें जो है कौन सफल होता है। कंपटीशन हुआ दौड़ का, रेस का, सारे जानवर इकट्ठे हो गए, दौड़ शुरू हो गई और जीत गया चीता। बहुत सारे जानवर पीछे रह गए और मछली जैसे लोग जो जीव थे उनका तो कहीं अता पता नहीं था। फिर कंपटीशन अब हुआ कि भाई वो तो सबसे तेज हुआ और मछली सबसे ज्यादा पराजित हो गई, पीछे रह गई। किसी ने कहा कि भाई ये क्या कंपटीशन है, जरा समुद्र के अंदर कंपटीशन हो जाए। समुद्र के अंदर कंपटीशन हुआ तो मछली तो सेकंडों के अंदर उसने समुद्र की गहराइयों में वो घुस गई, लेकिन वहां बंदर, चीता, शेर कहीं अता पता नहीं था। कैसी परीक्षा, कैसा कंपटीशन, सबकी क्षमताएं अलग अलग। तो ये भी आज की स्थिति पर विचारणीय है और ऐसा बहुत कुछ दिखता भी है आज के युग में। और जो हमारी जो कंडीशन है वो इसी प्रकार की दिखती है, जहाँ रोट मेमोरी है, समेटिव असेसमेंट है और टेक्नोलॉजी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज की जो स्थिति नजर आती है उसमें इस प्रकार के जो वर्तमान जो परिदृश्य है वो है समेटिव बेस्ड सारा असेसमेंट है, कोचिंग सेंटर्स का प्रभुत्व है, बहुत रिजिड, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ऐसा कहीं नजर आता है। लेकिन ये शायद परिदृश्य बदल रहा है, बदलने जा रहा है, और ये जो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है एग्जामिनेशन में, असेसमेंट में, और उसको जानने के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे डॉक्टर विनीत जोशी जी से कि वो इस बारे में हमें स्पष्ट करें कि वो जो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है एग्जामिनेशन में, असेसमेंट में, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कारण से, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उसमें हमारा मार्गदर्शन करें, उनको हमें थोड़ा सा स्पष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आपका, और शिक्षा भारती का आभार कि आज मुझे बुलाया और इस तरीके का एक वेबिनार आयोजित किया जिसमें कि हमारी इतनी बड़ी शिक्षा नीति जो कि इतने समयों के बाद आई है उसके क्रियान्वयन पे विचार किया जाए, विमर्श किया जाए और उसको अच्छी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए, इस पे विचार विमर्श करने के लिए इस वेबिनार का, इस गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपकी ही बात को आगे मैं बढ़ाऊंगा। जो आपने एक उदाहरण दिया, एक कहानी बताई कि अलग अलग परिदृश्य में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग आदमी जीतता है, तो हर एक के अंदर क्षमताएं हैं। वो उसका हम फ्रेमवर्क क्या रखते हैं, किस फ्रेमवर्क के अंतर्गत उसका असेसमेंट करते हैं, तो उसके हिसाब से ही जीतने वाले, कम जीतने वाले, पिछड़ने वाले लोग सुनिश्चित होते हैं। जहां तक इस नई शिक्षा नीति का सवाल है, इस शिक्षा नीति ने उसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से रखा है, कहा है
कि जो पहली बात कि परीक्षाएं जो हैं वो बोझ ना हो, और दूसरी चीज है परीक्षाएं जो हो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, असेसमेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, कि वो बच्चे का कॉम्पिटेंस को असेस कर सके। तो स्वाभाविक है, ये पहली बात आती है कि जब असेसमेंट हम कहते हैं तो असेसमेंट एक अपने आप में इंडिपेंडेंट चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए जैसे आपके उदाहरण पे कि जहां पे अगर जमीन पे दौड़ने वाले जानवरों की रेस करनी थी, वहां पे अगर मछली को चला देंगे जिसने कभी वहां चली नहीं है, तो नेचुरली वो पीछे रह जाएगी। तो असेसमेंट का हमेशा एक उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है, और उसको ही ध्यान में रख करके असेसमेंट किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अभी तक जो ज्यादातर पिछले कई सालों में, कई 85 सालों में जो इस तरीके का असेसमेंट किया जाता रहा है, वह उस उद्देश्य को न रख के किया जाता है। चाहे आपने डॉक्टर बनाने हो, चाहे आपने इंजीनियर बनाने हो, चाहे आपने सिविल सर्वेंट बनाने हो, जनरली असेसमेंट करते समय इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता कि इस असेसमेंट को करने के बाद उस उम्मीदवार ने, उस कैंडिडेट ने, उस छात्र ने कहाँ जाना है और क्या करना है। इसीलिए सामान्यतः एक ही तरीके का असेसमेंट सब लोग को दिया जाता है। अब ये जो शिक्षा नीति है यह बात करती है कि असेसमेंट इस तरीके का हो जो कि पर्पस से लिंक्ड हो, और इसके लिए एनटीए के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि एक कॉमन एडमिशन टेस्ट हो जिसमें बच्चों का एप्टीट्यूड, उनकी अभिक्षमता और उनके सब्जेक्ट की नॉलेज उसको चेक किया जा सके। अभी तक जैसा हम सभी को पता है कि कई जगह, कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे होते हैं। बोर्ड के एग्जाम का पर्पस, उसका उद्देश्य दूसरा होता है। उसका उद्देश्य होता है कि जो बच्चों ने 2 वर्षों में पढ़ाई करी है उसमें उन्होंने क्या सीखा, जो बोर्ड का सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार क्या सीखा। अगर वो पर्पस दूसरा होता है, और जब आप इसको एक सिलेक्शन टेस्ट की तरह यूज करते हैं यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन सिस्टम में एडमिशन के लिए, अगर आप उस समय उन्हीं नंबरों को यूज करना शुरू कर देंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा। और हर साल हमने देखा है कि हर साल बोर्ड पे इस तरीके के लांछन लगते रहे हैं कि बोर्ड ने बहुत ज्यादा नंबर दे दिए। ये 2 चीजें मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं गलत हैं। बोर्ड जो नंबर देता है वो अपने सब्जेक्ट, अपने सिलेबस के इवैल्यूएशन पे देता है। तो बोर्ड अगर वहां पे 100% या 99% या 95% दे रहा है तो वो अपने सिलेबस में अचीवमेंट को दिखा रहा है, ना कि एक सिलेक्शन की बात कर रहा है। तो अगर हमने उस टेस्ट को सिलेक्शन के लिए यूज कर लिया तो इस तरीके की बातें जरूर आएंगी कि अगर अब 100% कट ऑफ हो गया तो क्या होगा। इस चीज को, इस बैकग्राउंड में जब आज नई शिक्षा नीति इस बात की को जोर देती है कि एक ऐसा कॉमन टेस्ट हो जो कि अभी क्षमता को टेस्ट करे और उनके सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करे, मुझे लगता है कि ये बहुत ही करंट है, ये बहुत ही जरूरी है आजकल के समय में। ये जब टेस्ट होगा उसमें इस चीज का जरूर ध्यान रखा जा सकेगा कि बच्चों ने जब ग्रेजुएशन करना है उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, उनसे किस तरीके की स्किल्स की अपेक्षाएं हैं, कि वो पहली अपेक्षा कि वो बिना किताबों के भी अगर जो स्कूल में लेक्चर, कॉलेज में लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उसको समझ सकें, उस लेक्चर को क्वेश्चन कर सकें, और जो उससे संबंधित मटेरियल या जो सामग्री वेबसाइट पे या और किताबों में उपलब्ध है उसको पढ़ सके, देख सके, इस तरीके का डेवलपमेंट उनका हो सके। ये एक बहुत बड़ी स्किल हायर एजुकेशन की जरूरत होती है, जो कि क्योंकि स्कूली शिक्षा में हम ये इतना बड़ा नेटवर्क होता है, हम ये एक किताब को प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे सीबीएसई ने एनसीईआरटी की किताबों को प्रिस्क्राइब किया हुआ है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एनसीईआरटी की किताबों को ही ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। जैसे ही बच्चा स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन में जाता है तो वहां पे उससे जो अपेक्षाएं हैं वो बदल जाती हैं। वहां पे कॉलेज में यह जरूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाएं और आप उनको अक्षरशः याद कर लें और वहां पे जाकर के इम्तिहान में आप उसको पूरा का पूरा रिगर्जिटेट कर दें, उसको वहां जाकर के उगल दें। तो ये एक जो बहुत बड़ा चेंज स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन में होता है, उसके लिए
उम्मीदवारों को, कैंडिडेट्स को, छात्रों को तैयार होना ज़रूरी होता है। तो जब ये परीक्षा होगी, जब यह एक सामान्य परीक्षा, कॉमन परीक्षा होगी, वह परीक्षा इस चीज़ को ज़रूर देखेगी कि हम किस तरीके की परीक्षा लें कि उसमें ऐसे उम्मीदवार जो कि हायर एजुकेशन की अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें, उनका सिलेक्शन हो। यह एक और अलग तरीके की इस तरीके की परीक्षा होगी कि इसमें एक एप्टीट्यूड कॉमन टेस्ट होगा और दूसरा सब्जेक्ट का टेस्ट होगा कि सब्जेक्ट के एरिया में उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है, यह इस बात को पूर्णतः स्पष्ट करती है कि जो सिलेक्शन टेस्ट हो, वो जिस जगह पे बच्चे ने जाना है, उस जगह की रिक्वायरमेंट्स को, उस जगह की आवश्यकताओं को ध्यान दे करके बनाएं। और इसकी दिशा में ही यह एक बहुत ही ऐतिहासिक और नवीन पहल है। इस तरीके की पहल हिंदुस्तान में, भारतवर्ष के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई, ये पहली बार हो रही है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है कि एनटीए डायरेक्टली इस तरीके की पहल से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात जो अपनी शिक्षा नीति से खड़ी हुई है, वो उन्होंने कहा है, वो संयम मेरे ख्याल से उस पे काफी विस्तार में बात करेंगे कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उनको उनको एक एंड परीक्षा पे बहुत ज्यादा बल ना दिया जाए, बल्कि परीक्षाएं इस तरीके की हों जो कि टेंशन ना दे बच्चे को, स्ट्रेस दें, और उसके सतत मूल्यांकन हो, जिससे कि बच्चे का इवैल्यूएशन भी अच्छी तरीके से हो सके। और साथ ही साथ जो बोर्ड का उद्देश्य है कि उनको ये चेक कर पाना कि कितना ज्यादा बच्चे ने सोचा समझा है, उस चीज को वो इवैल्यूएट कर सके। जहां तक एनटीए का सवाल है, एनटीए में हम लोग अभी करीब 20-21 परीक्षाएं करा रहे हैं। और एनटीए की स्थापना, जैसा आप में से कई लोगों को मालूम होगा, 2018 में करी गई थी। इसकी स्थापना के प्रथम वर्ष में हम लोगों ने करीब 17 परीक्षाएं कराई, जिसमें 70 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इस वर्ष में करीब हम लोग 21 परीक्षाएं कराने जा रहे हैं, जिसमें करीब 1 करोड़ परीक्षार्थी भाग लेने जा रहे हैं। एनटीए की परीक्षाओं का एक जो बहुत भिन्नता है वो यह है कि, और यही अपेक्षा भी है सरकार की, कि परीक्षाओं को करने से पहले हम जो भी प्रश्न पत्र या जो भी प्रश्न बनाएं, उसका एक अच्छी तरीके से विश्लेषण हो, एनालिसिस हो। जो पिछली बार के जो रिजल्ट आए हैं, उसमें ये देखा जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर जो दिया गया था, उसने किस तरीके से बिहेवियर किया, उसके साइकोमेट्रिक एनालिसिस हम लोग करते हैं। साइकोमेट्रिक एनालिसिस करके परीक्षा में हम लोग यह चीज देखने की कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है, वो जो स्टूडेंट्स के लेवल है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आमतौर यह धारणा रही है कि कोई क्वेश्चन पेपर अगर बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, तो अच्छा पेपर है। अब मैं भी कई एक्सपर्ट से मिल चुका हूँ अपने इस 2 साल के टेन्योर में यहाँ एनटीए में। तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही सोचना होता है कि अगर मेरा प्रश्न कोई भी विद्यार्थी सॉल्व नहीं कर पाए, तो वही सबसे अच्छा प्रश्न है। तो जो उसकी डिफिकल्टी के हिसाब से उसकी आकलन करा जाता है। लेकिन यह बात कहीं ना कहीं उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पे, अब आप सपोज जेईई की परीक्षा है, इंजीनियरिंग की परीक्षा है, उसमें 10 लाख बच्चे अगर बैठते हैं और उसमें अगर आप कठिन से कठिन प्रश्नों को पूछ रहे हैं, तो आप खाली 20,000 जो ऊपर के 20,000 बच्चे हैं, उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं, और बाकी जो आपके 9,80,000 बच्चे हैं, उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि जब इस तरीके का प्रश्न पत्र आता है, तो वह बच्चों को कहीं ना कहीं, कुलदीप जी ने भी बोला अभी, कोचिंग में जाने के लिए बाध्य करता है। कोचिंग में जाना इन प्रिंसिपल खराब नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे को उसके लिए बाध्य किया जाए, तो वो ये जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को दूर करना चाहिए, क्योंकि बाध्यता ठीक नहीं है। मैं अगर अपनी मर्जी से किसी के पास पढ़ने जाना चाहूँ और कोई आदमी अपने या टीचर मुझे अपनी मर्जी से पढ़ाना चाहे, वो एक फर्क चीज है। लेकिन अगर मुझे एक इम्तिहान फोर्स करे कि अब इम्तिहान आने वाला है, इस इम्तिहान को पास करने के लिए मैं कोचिंग में जाऊंगा, उस इम्तिहान का लेवल इतना ज्यादा है जो कि मेरे स्तर से कहीं ऊपर है, उसके लिए मुझे कोचिंग में जाना पड़े,
उस इम्तिहान में अगर प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि कॉलेज लेवल के प्रश्न हैं, जबकि मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, तो उसके लिए मुझे कोचिंग में जाना पड़ेगा, तो यह प्रथा को कहीं न कहीं विराम लगना ज़रूरी है। तो एनटीए का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी है कि जो प्रश्न पत्र का जो लेवल है, उस लेवल को हम लोग जो अभ्यर्थी हैं उनके लेवल से मैच करा पाएँ। और ये मैचिंग हम लोग एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू करते हैं। इसमें सफलता हमको बहुत थोड़ी-थोड़ी मिली है, क्योंकि शिक्षा के जो भी सिस्टम है उनको तुरंत चेंज कर पाना मुश्किल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके ध्यान में अभी भी यही है कि अगर मैंने मुश्किल प्रश्न पत्र बनाया है तो वही प्रश्न पत्र सबसे अच्छा है। वो शायद जब कोई प्रश्न पत्र बनाते हैं उस समय उनके दिमाग में जो उन्होंने सबसे अच्छा बच्चा, सबसे ब्राइट बच्चा देखा हुआ रहता है, उसका ध्यान बन के करके करते हैं। जबकि सिस्टम को सारे के सारे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होने चाहिए, कुछ क्वेश्चन बहुत सरल होने चाहिए और ज्यादातर क्वेश्चन मीडियम लेवल के होने चाहिए, जिससे कि आप सारे के सारे बच्चों को एड्रेस कर सकें और उसमें अच्छे बच्चों को कम अच्छे बच्चों से अलग कर सकें, और यही हमारा उद्देश्य है। हम इस प्रक्रिया को सारे के सारे इम्तिहान में लगाते हैं और उसके बाद अब इस बार से हमारा एक और एनटीए का एक और मैंडेट है कि जो इससे हमारे उत्तर निकल करके आ रहे हैं, उसमें विभिन्न बोर्ड को, जो शिक्षा के बोर्ड हैं, सीबीएसई है, उसके अलावा आईसीएसई है और बाकी राज्य सरकारों के बोर्ड हैं, उन बोर्ड के हम सूचना दें कि उनके बच्चे कौन से सब्जेक्ट में, उस किसी सब्जेक्ट के किस एरिया में अच्छा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि वो बोर्ड अपने यहाँ जो प्रश्न पत्र हैं या अपने यहाँ जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है, उसको भी परिवर्तित कर सके। तो इस तरीके की जो संकल्पना करी थी सरकार ने 2018 में, उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो परीक्षाएं हैं वो कक्षा 12 के लेवल पे जो हमारी मुख्य परीक्षाएं हैं वो 3 हैं। जेईई की परीक्षा है इंजीनियरिंग के लिए, नीट की परीक्षा है मेडिकल के लिए और आईसीएआर की परीक्षा है एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा हम लोग परीक्षाएं ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी कराते हैं, जो जिसमें की मुख्य परीक्षा सीएसआईआर और यूजीसी के नेट की परीक्षाएं हैं, जो कि अभी-अभी समाप्त हुई हैं, उनके रिजल्ट की प्रक्रिया जारी है। इन सारी परीक्षाओं में भी हम लोग साइकोमेट्रिक एनालिसिस को बेस बना करके एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन करके प्रश्न पत्र बना रहे हैं और आगे आने वाले समय में यह जरूर सामने आएगा कि जो प्रश्न पत्र का जो लेवल है वह लेवल अभ्यर्थियों के लेवल से मैच करे। और जब हम प्रश्न पत्र बनाते हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि अगर कुछ प्रश्न याददाश्त पे निर्भर कर रहे हैं, नॉलेज पे निर्भर कर रहे हैं, तो कुछ प्रश्न जरूर एप्लीकेशन पे भी निर्भर करें, जिससे कि बच्चे की असली कॉम्पिटेंसी बाहर आ सके। हमारे प्रश्न पत्रों का उद्देश्य खाली बच्चे को टेस्ट करना ही नहीं होता है, बल्कि कोई बच्चा अगर परीक्षा में बैठ ही रहा है तो वो परीक्षा में बैठ करके भी प्रश्न पत्र को पढ़ के भी बहुत कुछ सीख सकता है। तो इन सभी उद्देश्यों के साथ एनटीए काम में लगा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जो एनटीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाने की, उसके ऊपर भी हमारे यहाँ काम चल रहा है और हम मंत्रालय से मिलकर के उसके साथ में काम कर रहे हैं। एक बार पुनः यहाँ पे सभी मौजूद लोगों को मेरा प्रणाम और आयोजकों को मेरा आभार कि आज आपने मुझे बुलाया, वो मौका दिया अपनी बात को सामने रखने का। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें आदरणीय विनीत जी से मिली इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी और एनटीए के बारे में भी, जो एक बहुत बड़ा कदम है। अगर एनटीए का कार्य सफल होता है, अगर एनटीए अपने काम में सफल होता है, जो होगा ही, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज की तिथि भी हम देखते होंगे कि बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और वो इतना टेंस हो जाते हैं। मेरे सामने ऐसे एग्जाम्पल हैं, 94% मार्क्स लेके बच्चा 12th क्लास पास कर रहा है, 10th क्लास पास कर रहा है और उसके बाद 11th 12th में वो मेडिकल की और इंजीनियरिंग की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। लेकिन हाल उसका ये हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चे। उनको ये समझ नहीं आता कि वो कौन सी तैयारी करें,
इस प्रकार का एक हवा एंट्रेंस टेस्ट कोचिंग सेंटर करते हैं। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा मुझे लग रहा है एजुकेशन में। और आदरणीय विनीत जी को शायद कहीं अभी बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना भी है, लेकिन वो समय निकाल कर आए, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला। और बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद भैया साहब। आप रुकेंगे जितना है वो हमें अच्छा लगेगा, बाकी जैसा आपको ठीक लगता है और कर पाएंगे। धन्यवाद कुलदीप जी, अगर आप मुझे अनुमति दें, क्योंकि पीछे से 2 बार फोन आ चुके हैं, तो मैं जानना चाहूंगा आपका। मैं अगर हो सकता है तो सर से हम एक दो क्वेश्चंस जो ऑडियंस के वैसे हैं बस वो ले लेते हैं, और फिर हम आदरणीय संयम सर को सुनकर और फिर सर से क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। सर अगर आपकी परमिशन हो तो एक दो क्वेश्चंस अगर ऑडियंस से आते हैं। ठीक है, ठीक है अनुराग जी। अगर आप में से कोई भी कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वो कृपया चैट बॉक्स में रख दे। और तब तक के लिए शुरुआती प्रश्न मैं आदरणीय विनीत जी से एक पूछना चाहता हूं। सर जैसा कि देश ने एक पहले चेंज देखा था सीबीएसई एग्जामिनेशन में, सीसी पैटर्न, जिसकी सोच और कल्पना बहुत अच्छी थी, लेकिन चूंकि मैं भी एक विद्यालय से जुड़ा हूं, जब वो नीचे के लास्ट लेवल एग्जीक्यूशन तक आया था तो भारत में बहुत सारे विद्यालयों ने क्या किया कि इंटरनली अपने आप मार्क्स को देने लगे। उससे जो 10th क्लास का लेवल था, पेरेंट उन विद्यालयों की आपस की प्रतिस्पर्धा में उन्हें चाहिए कि जो उनका बोर्ड बनना चाहिए उसके बाद उसमें केवल उनके हाईएस्ट मार्क्स शहर में दिखने चाहिए, जिसकी वजह से जो बच्चे का एक्चुअल रिजल्ट था वो फिर 10th की जगह 12th में जाके पता लगने लगा कि बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स की एक खास बात ये रहती है कि उसमें क्वेश्चन पेपर बाहर से बनता है और चेकिंग बाहर होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की संभावनाएं नहीं रहती। ऐसे में आने वाले समय में जैसे आज की शिक्षा नीति हमें कहती है कि वी वुड टेक द असेसमेंट only for internal and monitoring purposes in 3rd, 5th and 8th class. So what do we think that the country would have that much good quality teachers कि वो एकदम justified हमें देंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से लोग नंबरों को उस तरह से देंगे और 12th में जाके हमें पता लगे कि बच्चे की क्वालिटी वो नहीं है। जी हाँ, आपने बहुत ही ठीक मुद्दा उठाया कि जब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पिछले समय में शुरू किया गया था तो उसमें क्या समस्याएं आई थी, और सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो एक विद्यालय की दूसरे विद्यालय से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा, उस प्रतिस्पर्धा को के चक्कर में लोगों ने जो पढ़ने लिखने का जो एक माहौल बनना था वो ना बना करके उसको अंकों की प्रतिस्पर्धा बना दिया, क्योंकि अपने ही हाथ में था तो लोगों ने नंबर अपने तरीके से देने शुरू कर दिए। इसमें अगर शिक्षा को बदलना है तो बदलने के लिए सबको एक साथ आना बहुत जरूरी होगा। तो शिक्षक को यह रियलाइज करना कि अगर मैं बच्चे को अंक दूं और उसके बाद बच्चा 12th में बहुत कम नंबर ला रहा है तो वो मेरी भूल है, और उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे लगता है एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और पड़ेगा भी कि जो अगर शुरू में किसी विद्यालय ने कुछ गड़बड़ की है और उसके बच्चे जो भी एक्सटर्नल इवैल्यूएशन जिस भी समय पे हो रहा है, चाहे वो 3री 5वीं 8वीं में हो, जो कि सैंपल लेवल पे बात करी गई है अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम के लेवल पे पास हो, अगर बोर्ड के एग्जाम का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट और जो विद्यालय के अंदरूनी रिजल्ट में, उन रिजल्ट में अगर बहुत ज्यादा फर्क आता है, वो रिजल्ट में बात कर रहा हूँ टोटल एग्रीगेट लेवल पे भी और बच्चों के लेवल पे भी, क्योंकि यह भी चीज आती है कि कुछ बच्चों से तो टीचर नाराज हो जाते हैं और उनको हमेशा के लिए ही बेकार डिक्लेयर कर देते हैं, तो उन्होंने कुछ भी लिखा हो उनको कम ही नंबर मिलने हैं। कुछ बच्चे उनको पसंद आ जाते हैं टीचरों को, तो उन्होंने कुछ भी लिखा हो या ना लिखा हो उनको अच्छे ही नंबर देते हैं। और ये एक तरीके की जो स्टैंपिंग होती है, यह जब तक विद्यालय समाप्त नहीं हो जाता, मतलब अगर वो 8वीं तक का विद्यालय है तो आपकी जो शुरू की मेरिट अगर 3री 4थी में जो मेरिट बन गए, जो फर्स्ट आ रहा है सेकंड आ रहा है, वही फर्स्ट सेकंड आपकी 8वीं तक चलता रहेगा। अगर वो 10वीं तक विद्यालय है 10वीं तक चलता रहेगा। जब भी वो चेंज होगा तब जाकर के बच्चों को एक चेंज करने का मौका मिलता है। तो ये एक फीडबैक कि जिस भी समय पे एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा, वो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन को जो हम इंटरनल इवैल्यूएशन है, और वो ये मुझे लगता है बड़ा अच्छा मौका होगा जबकि 3री 5वीं और 8वीं में जब एक्सटर्नल इवैल्यूएशन करे जाएंगे, चाहे सैंपल बेसिस पे करे जाएं,
उन इवैल्यूएशन का कोरिलेशन जो इंटरनल इवैल्यूएशंस हो रहे हैं उसके साथ करके, और जो भी विद्यालय इस मानक के को पूरा नहीं करते हैं और वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कि कोई एक साल में कुछ एक कारण हो जिसके कारण इन दोनों में फर्क आ रहा हो। अगर वो विद्यालय एक्सप्लेन कर पाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो विद्यालय एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो उन विद्यालयों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करने का हमको सिग्नल तो कम से कम देना ही चाहिए, जिससे कि वो बच्चे के भविष्य के साथ में किसी भी तरीके का खिलवाड़ ना हो। क्योंकि यह खाली प्रतिस्पर्धा के चक्कर में जो बच्चा तो सिस्टम से एक बार आता है वो निकल जाता है, तो बच्चे के भविष्य के साथ, जिसको मैंने आज बहुत ज्यादा नंबर दे दिए, वो डिजर्व नहीं करता था, तो मैंने उसको आज खुश करने के लिए उसके भविष्य को मैंने पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। इस बात को मुझे रियलाइज करना होगा, और यह रियलाइजेशन ट्रेनिंग से होगा। यह रियलाइजेशन, जैसा मैंने बोला कि जो बच्चे जो विद्यालय इस प्रक्रिया में शामिल हैं उनको दंडित करके होगा, और कुछ एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट के साथ होगा। और साथ ही साथ अभिभावकों को भी यह बताना पड़ेगा कि आप लोग भी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे न विश्वास करें, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत चलें। आज ही नंबर पाना जरूरी नहीं है, बच्चे का समझना सोचना जरूरी है, जिससे कि फाइनली जब वो बोर्ड के इम्तिहान में बैठ रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहा है उस समय अच्छा करे, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कक्षा 5, 6, 7 में उसके 100 में से 100% नंबर आए। सर एक छोटा सा मेरे उत्सुकता है, अगर समय है तो, जैसे कोचिंग सेंटर उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी अगर एनटीए अपने काम को प्रॉपर करता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आज तो कोचिंग सेंटर तैयारी कराते हैं एंट्रेंस टेस्ट की, कल वो एनटीए का जो एग्जाम है उसको क्लियर करने की तैयारी कराना शुरू कर देंगे, तो उनका महत्व, उनका स्थान कैसे खत्म होगा? कल वो एनटीए जी, की तैयारी कराएंगे। जैसा मैंने कहा कुलदीप जी, कि कोचिंग एक अपने आप में खराब मैं नहीं मानता, लेकिन कोचिंग के लिए फोर्स करना, अभी फोर्स क्यों होता है कि जो स्तर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्तर है, और इसमें कोई भी विवाद नहीं है, कोई भी दो मत नहीं है कि जो स्तर कक्षा 11वीं 12वीं के जो पुस्तकों का और जो उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का है वो स्तर, और जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाने वाले पेपर हैं उनका स्तर, इन दो के स्तर में काफी फर्क है। और ये स्तर में फर्क होने के कारण में कुछ बच्चे तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कुछ बच्चे फोर्स होकर के जा रहे हैं। तो ये कम से कम जो एक जबरदस्ती का प्रेशर है ये हटना चाहिए, और ये हम इसको जब करेंगे हमको पब्लिक को दिखाना भी चाहिए कि ऐसा करके हमने क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो बच्चों के लेवल से मैच कर दिया है। वो उसके साथ हम लोग डेटा के साथ में पब्लिक के बीच में जाएंगे, उनको ये दिखाएंगे कि देखिए पहले स्तर यहाँ पे होता था और ये बच्चों का स्तर नीचे था, अब दोनों का स्तर को बराबरी कर दी है। और अगर बच्चे चाहें और उन्होंने कक्षा 11वीं 12वीं में अच्छी पढ़ाई करी है तो वो अच्छा कर सकते हैं। इसको करने के लिए मुझे लगता है कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनको बहुत आगे आना होगा। सरकारी विद्यालय मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादातर, मैं स्वयं भी सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, और ज्यादातर सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का जो एक यह भावना होती है कि हम लोग बिना कोचिंग के, क्योंकि एक तो पैसे नहीं होते और दूसरा एक ये कहीं ना कहीं ये जज्बा भी रहता है कि हम लोग बिना कोचिंग के अच्छा करके दिखाएं। उनके माँ बाप भी यही चाहते हैं, अंदर से कहीं ना कहीं इच्छा होती है। तो उस तरीके के बच्चों को अगर हम आगे लाएं, वो क्योंकि वो जरूर, मेरा मानना है वैसे बच्चे जरूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये तो हम लोग बता सकेंगे, इस स्तर पे ला सकेंगे कि जहां तक हमारे प्रश्न पत्रों का सवाल है वो कोई भी बच्चा बिना कोचिंग में जाए बहुत अच्छा कर सकेगा। तो जब हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे इन परीक्षाओं में अच्छा करेंगे और जब वो बातें पब्लिक तक बाहर पहुंचेंगी तो अपने आप ही अनावश्यक रूप से कोई भी आदमी कोचिंग में जाने के लिए फोर्स नहीं होगा। मैंने फिर वही कहा कि कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से जा रहा है वो जाए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि अभी इस तरीके का कोई रूल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। लेकिन वो फोर्स से कि मतलब जाए, मेरा वहां कोचिंग में जाए बिना मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जो अभी इस तरीके की धारणा है वो धारणा खत्म हो सकेगी। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है जी कि कोचिंग सेंट्रिक एजुकेशन के का जो एक आज की डेट पर एक माहौल है वो खत्म हो, और मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म होगा अगर ये संभव हो जाता है। हार्दिक पुनः धन्यवाद भाई साहब, विनीत जी, थैंक यू।
जी विनीत जी, हाँ कुलदीप जी, हरिओम। एक 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 वो उनके समय पर निर्भर करेगा विनीत जी के। हाँ छोटा, हाँ is it needed to add the attitude and behavioral questions to be tested for the NEET or professional examination, medical exams? Is not need. A doctor should be a service mind, or a doctor's attitudes and behaviors. It is, I think, it is linked. Whether this parameter can be added for higher studies also, sir. जी हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि ये चीज आपने फिर वही बात करी कि जो whatever is the assessment, assessment has to be as per the requirement. So whatever is the role that you are expecting of an assessee, of an examinee who is appearing in the assessment, whatever is the role you are expecting him to be doing post that examination, that sort of assessment is to be done. So therefore, if you expect a doctor to be service minded, an engineer to be service minded, naturally these things have to be tested. So therefore, what I said, that one new thing which NTA is doing, NTA is constantly engaging with the stakeholders on whose behalf we conduct the exam. Let's say for NEET, we do it on behalf of the National Medical Commission and the Ministry of Health and Family Welfare. We are talking to them. In fact, I had a meeting recently with them. We are again talking to them to discuss as to what sort of changes they would expect in the existing examination system, even in the subjects or the areas which are tested, so that the candidates who are coming out of these exams are fit to become doctors if it is a NEET examination. What you said is absolutely right. Thank you, sir. थैंक यू सर। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू कुलदीप जी। अगर मुझे आपकी आज्ञा हो तो मैं जाना चाहूँगा। भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार सर। धन्यवाद कुलदीप जी, धन्यवाद। अब ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी एक विषय और आ रहा है, 10वीं और 9वीं से अपना अप टू 8th क्लास की एग्जामिनेशन पैटर्न और 9th टू 12th का एग्जामिनेशन पैटर्न, इसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है, सामने आ रहा है। और ऐसा अभी तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जामिनेशन है, सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन है, लेकिन ये जो अपनी नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है 2020 में, इसमें इसके अलावा 3rd, 5th एंड 8th इसके अंदर भी कुछ एग्जामिनेशन लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा लिए जाएंगे। और बेसिक पर्पज उसका जो माना जा रहा है कि बेसिक लर्निंग आउटकम क्या होगा उसको एसेस किया जाएगा। ऐसे ही 10th एंड 12th, 9th एंड 11th, 9 to 12th इनके एग्जामिनेशन के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा फीचर इसमें जोड़ने का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर। और मैं आग्रह करूंगा इसके लिए बहुत ऑथेंटिक जो बातचीत कर सकते हैं हमारे बीच में डॉक्टर संयम भारद्वाज जी, कि ये जो पहली 1st to 8th और फिर 9th to 12th इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो पैटर्न है, ये जो सेंट्रल एग्जामिनेशन है, ये जो बोर्ड है, प्लीज उस पर आप कुछ मार्गदर्शन करें माननीय संयम जी। आप सभी को सादर नमस्कार। मेरे लिए सौभाग्य है कि आज मैं विद्युत जनों के बीच में बैठा हूं और अपने विचारों को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। विनीत जोशी सर चले गए हैं, लेकिन मैं उनके बारे में पहले 2 बातें बोलना चाहूंगा कि नाम मेरा संयम है, लेकिन संयम वो रखते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि विनीत जोशी जी जैसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में है और आज की तारीख में मंत्रालय में कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा की सचिव हो या आप हो या दूसरे अधिकारी हो, जो कि वाकई में शिक्षा में रुचि रखते हैं और बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर देखा जाए, जितना मुझको याद है, अगर शिक्षा में या शिक्षा में परिवर्तन की अलग किसी ने जगाई तो वो शायद डॉक्टर JS राजपूत थे, जब NCERT के चेयरमैन थे वो,
और उसके बाद से लगातार लोगों ने प्रयास किया कि हम कुछ ऐसा नया करें जो कि परिवर्तन लाने का की सोच हो। विनीत जोशी जी ने जो है पहली बार कंट्री में सीसी पैटर्न लाने का प्रयास किया और बहुत अच्छी तरीके से क्या कुछ प्रॉब्लम रही और शायद वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती अगर वो कंटिन्यू करते कुछ और समय सीबीएसई के साथ। जहां तक शिक्षा नीति का सवाल है उस पर मैं कुछ जनरल बात बताकर आपको परीक्षा पर आऊंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत है क्यों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत इसलिए है कि जहां हमको देश को ले जाना है उस जगह देश को ले जाने के लिए हमको ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है। तो उस ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन सी स्किल होनी चाहिए जिससे कि राष्ट्र जो है वो वहां पर उनको पहुंचा दे, राष्ट्र को वो उस स्थान पर पहुंचा दे। तो हमारी एक शिक्षा नीति बनती है, वो शिक्षा नीति बनती है ये सोचकर कि आज के 25 साल बाद 30 साल बाद हमको कहाँ पहुंचना है, किन लोगों को हम, वो कौन लोग होंगे जो उस रास्ते पर हमको लेकर चलेंगे, जो उस माध्यम को हमको पूरा करेंगे। तो इसलिए शिक्षा नीति के माध्यम से उनको हम अपग्रेड करते हैं। पुरानी शिक्षा नीति की अगर बात करें तो उस समय को अगर हम देखें तो मैं ये कहूंगा कि शिक्षा का विस्तार उस समय पर नहीं था और शिक्षा का विस्तार ना होने की वजह से उस समय की शिक्षा नीति जो थी वो घर घर तक पहुंचने की थी कि सब लोगों तक पहुंचनी शुरू हो। शायद वो अब तक हम पहुंचा चुके हैं, अगर कहीं नहीं पहुंचा चुके हैं तो आज हमारे पास इतने प्रयास हम कर सकते हैं, इतनी तकनीकी हमारे पास है कि हम हर घर में शिक्षा का चिराग जो है वो जला सकते हैं। अब जब नई शिक्षा नीति की बात है तो नई शिक्षा नीति की बात ये कि पुरानी शिक्षा नीति से जहां पर आज आकर हम खड़े हो चुके हैं ये वो स्थान अब नहीं है जहां पर कि और दूर चला जाए। अब ये वो स्थान है जहां पर कि हमको इससे आगे बढ़ना होगा, ऊपर चलना होगा और सब लोगों को साथ लेकर चलना होगा और ये देखना होगा कि किस व्यक्ति को हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, उसकी क्या संभावनाएं हैं, उसमें कौन सी क्वालिटीज हैं, उसमें जो है कौन सी स्किल्स हैं, उसका सोचने का तरीका क्या है, उसका एक्शन लेने का तरीका क्या है, वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। इसीलिए चौमुखी विकास की परिकल्पना और उसका असेसमेंट जो है वो हमारी शिक्षा नीति का मुख्य भाग है। आप देखें कि ऐसा हो सकता है एक बच्चे को चित्रकारी बहुत अच्छी आती हो, एक बच्चे को स्पोर्ट्स बहुत अच्छा आता हो, एक बच्चे को विज्ञान बहुत अच्छा आता हो, तो ये तीनों लोग अपने अलग अलग फील्ड के उच्चतम स्थान पर पहुंचने के काबिल हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी कलाम साहब जो हैं वो विज्ञान के छात्र थे और विज्ञान में माहिर थे, तो इसलिए वो इस स्थान पर पहुंचे, इतने बड़े साइंटिस्ट बने। सचिन अगर खेल के में अच्छे थे तो वो खेल में इस स्थान पर पहुंचे, पढ़ाई में नहीं पहुंचे। और पढ़ाई के लिए हमारे पास बहुत लोग हैं जो कि उन स्थानों पर पहुंचे और बहुत पढ़कर उन्होंने देश की सेवा की है। अभी तक जो आपका प्रश्न है वो ये कि तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा की बात करें, उसमें असेसमेंट की बात करें, तो मुझको जहां तक याद आता है कि मैं बहुत बड़ी उम्र का नहीं हूं, लेकिन मैंने भी कक्षा 8 की परीक्षा यूपी बोर्ड से दी है और उस समय वहां पर यूपी बोर्ड में कक्षा 8 की परीक्षा होती थी और उसके बाद जब नई शिक्षा नीति आई तो ये खत्म हो चुकी थी 86 की परीक्षा के बाद, 86 की शिक्षा नीति के बाद। उस समय नगर पालिकाएं भी जो है वो 3rd 5th की परीक्षाएं कराया करती थी। पर्पस यही था खाली कि जो बच्चे को प्रथम कक्षा से लेकर कक्षा 12 तक जो वो जा रहा है उसका जो पाथ है वो एक ट्रेजेक्टरी पाथ हो, वो लगातार ऊपर चलता रहे, ऐसा ना हो कि कहीं नीचे आ जाए और फिर आगे जाकर उसको कठिनाई उत्पन्न होनी शुरू हो जाए। जो अभी अनुराग जी ने कहा कि नई जो हमारी सीसी स्कीम थी उसमें बच्चे 10वीं कक्षा में मार्क्स तो बहुत अच्छे लेकर आए, लेकिन जब 12वीं में बोर्ड की परीक्षाएं हुई तो वहां पर उनका उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। तो जो हमारा 3, 5 और 8 का जो मूल्यांकन का या असेसमेंट का दायरा है वो यही है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो बच्चे को जो ट्रेजेक्टरी पाथ हमने बनाया है उसके लिए जो स्किल्स उसमें उस कक्षा तक आ जानी चाहिए वो उस कक्षा तक उसमें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर कहीं उसमें खामी है तो वो क्या खामी है जिससे उस खामी को दूर किया जा सके। वो खामी बच्चे में हो सकती है, वो खामी शिक्षक में हो सकती है। तो ये सारी चीजों को देखकर उसको हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे दुरुस्त कर सकते हैं,
जिससे कि उसके बाद का बैच वो लगातार उन्नति की ओर अग्रसर होता चला जाए और वो बच्चों में वो क्वालिटीज, वो स्किल्स डेवलप हो जाए जिनकी हमको आवश्यकता है। अभी तक हम लोगों ने देखा सीबीएसई में कि कक्षा 8 तक बच्चे आ जाते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब कक्षा 9, 10, 11, 12 में जाते हैं तो उनके साथ बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। कक्षा 10 में वो ठीक परफॉर्म कर लेते हैं, कक्षा 12 में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सिलेबस का हो सकता है, ये डिफरेंस हमारे बच्चों को शुरू में दी गई शिक्षा का हो सकता है, ये डिफरेंस हमारी टीचर्स की क्वालिटी की वजह से हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें वहां पर उपलब्ध हैं जिनकी वजह से सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो प्रयास हमारी तरफ का इस नई शिक्षा नीति की तरफ से है वो यही है कि हम ये प्रयास करें कि कैसे बच्चा जब वो शुरुआत करे अपनी ईसी के साथ तो वो प्रवेश कक्षा से लेकर और कक्षा 12 तक लगातार एक जो है कर्व, जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ उसका बढ़ता चला जाए और अगर कहीं नीचे आ तो हम एक इंडिविजुअल बच्चे को भी वो सहायता दे सकें कि वो उस ग्राफ के साथ ही उस मूव करना शुरू कर दे। जब हम ये करेंगे तो इसके लिए हमको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जैसा कि अभी जो है माननीय विनीत जोशी जी ने कहा, और उसके लिए बहुत सारी काम अब हमारे पास चल रहे हैं कि हम लोग आशा कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि शिक्षकों को सबको एक समान ला देना आज की तारीख में और बहुत जल्दी ला देना बहुत मुश्किल समय काम होगा। उनको हम अगर टाइम में लाना चाहते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस को एक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक कॉपी को अगर 1000 शिक्षक चेक करें या एक बच्चे को अगर 1000 शिक्षक मूल्यांकन करें तो सबका मूल्यांकन बराबर हो, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा संभव केवल हो सकता है जबकि हम टेक्नोलॉजी का सहारा लें। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि एक वो फ्रेमवर्क बनाकर हम तैयार करें जो कि टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हो और मदद करे शिक्षकों को, मदद करे बच्चों कि जिससे कि उनका जो असेसमेंट है, उनका जो मूल्यांकन है वो उस दिशा में हो जिस दिशा में हम चाहते हैं। एक चीज और कही गई माननीय विनीत जोशी जी द्वारा कि शिक्षा में परिवर्तन एक साथ नहीं किए जाते, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। जो भी हमारा कहीं कोई काम होगा वो बहुत स्लो होता है, उसके हम आउटकम देखते हैं और ये देखते हैं कि वो आउटकम एक्सपेक्टेड आउटकम से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर उससे नहीं मिल रहे होंगे तब हमको अपनी उस जो नीति है उसमें थोड़ा परिवर्तन करना होगा, उस सिस्टम में थोड़ा परिवर्तन करना होगा जिससे कि हम वहां पर जा पाए। तो वो हमारे सिस्टम जो हैं, जो शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि एक लंबे समय तक चलेगी और तब हमारी वो शिक्षा नीति जो है वो आकर एस्टेब्लिश होगी। ये काम जो है, ये जो आज आप काम कर रहे हैं, ये उसी के बाद तय हो पाएगा। किसी भी नीति को बना देना बहुत ही मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन उससे मुश्किल भी ये है कि उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर देना। सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि हम सब लोगों को एक वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा और उस वातावरण के निर्माण में आज आप लोग भारत सरकार का, शिक्षाविदों का सहयोग दे रहे हैं कि आप उस निर्माण की बात कर रहे हैं कि जहां सब लोगों का जो मत है, सब लोग उस शिक्षा नीति को सामान्य रूप से अच्छी तरीके से समझें और वो क्या चाहती है उस दिशा में हम लोग अग्रसर हों, एक साथ हाथ पकड़कर एक दूसरे का काम करें। अगर हम लोग ऐसा कर पाते हैं तो मेरा मानना है कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो एक्सपेक्टेड आउटकम एक्सपेक्टेड टारगेट से पहले हमको मिलना शुरू हो जाएगा। और ये बिल्कुल संभव है। मैं मानता हूं कि भारत वो देश है जहां शिक्षकों की कमी नहीं है, जहां अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं है, जहां अच्छे विश्वविद्यालयों की नहीं है, अच्छे विशेषज्ञों की कमी नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग वो टारगेट जो कि नई शिक्षा नीति ने अब हमको दिया है उस टारगेट को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो जो हमारी परीक्षाओं का काम होगा वो यही होगा कि जो मूल्यांकन है, वो परीक्षा नहीं कहूंगा मैं, अब मैं कहूंगा मूल्यांकन कहूंगा, सतत मूल्यांकन कहूंगा। हम देखिए, इसीलिए हमने कहा कि एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हमको बच्चे का चाहिए। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड क्यों चाहिए? कि हमको उसमें केवल उसके मार्क्स ही नहीं चाहिए कि उसने कितने मार्क्स जो है लेकर आया है वो किस विषय में। हम ये भी चाहते हैं कि वो उसने खेला कितना अच्छा, हम ये चाहते हैं कि उसकी कला कितनी अच्छी है, ये भी जानना चाहते हैं कि वो गायन कितना अच्छा कर सकता है, हम ये जानना भी चाहते हैं
कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितना अच्छा है, डिबेट में कितना अच्छा है। पॉसिबिलिटी है कि कोई शिक्षा के क्षेत्र में नंबर कम लेकर आए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो वक्ता बहुत अच्छा है तो कल वो एक नेता हमारा बन सकता है, हमारे देश को एक दिशा दिखा सकता है और बहुत अच्छी बातें हमको बता सकता है। तो इन सब चीजों के साथ हम आगे चलेंगे, इस विचार के साथ हम आगे चलेंगे, तब हम नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित कर पाएंगे, बच्चों का सही मूल्यांकन कर पाएंगे, जिस बच्चे में जो गुण है उस गुण को हम निकाल कर आगे बता पाएंगे कि ये बच्चा इस गुण से संपन्न है और उस गुण का हम सदुपयोग राष्ट्र निर्माण में कर पाएंगे। सर मेरा एक प्रश्न था, ये जो 3rd, 5th एंड 8th में क्या डिटेंशन भी होगा अगर कोई उस असेसमेंट तक नहीं पहुंच पाता? कोई हम एक क्राइटेरिया भी ऐसा रखेंगे क्या? देखिए, ये जो है हमारे जो पुराना हमारा एक्ट है एजुकेशन फॉर ऑल वाला, उसमें नो डिटेंशन पॉलिसी थी, लेकिन नो डिटेंशन पॉलिसी के बाद लोगों का बना है कि उससे बच्चों की जो क्वालिटी है वो गिरी है। तो हमको जो है उस ड्यूरेशन में बच्चे को डिटेंशन करने की जगह बच्चे को हम मदद करने का प्रयास करेंगे कि वो उसी वर्ष में उस स्तर को प्राप्त करे और तब हम उसको आगे ले जाएं। बिना उसको उस स्तर पर लाए बिना हम उसको आगे ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि एडिशनल सपोर्ट देने के बाद उस बच्चे को वहां लाया जाए और उसी के साथ जो और बच्चे उसके साथ के थे उन्हीं के साथ वो आगे बढ़े। तो ये परिकल्पना अभी चल रही है, किस रूप में ये परिकल्पना तय होती है भविष्य में जाकर ये हमको देखना होगा। सर ये माना जा रहा है कि 9 to 12th के अंदर एग्जामिनेशन असेसमेंट जो है इसमें एक बहुत बड़ा गुण होगा लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी जी। तो थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालेंगे? देखिए, बहुत ही मुख्य प्रश्न आपने कहा। कक्षा 10 और कक्षा 12 की जब बात आती है और कहा जाता है कि बच्चे को कि बच्चे आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी, तो बच्चे को ही तनाव नहीं होता, बच्चे के परिवार में उसके माँ बाप को तनाव हो जाता है, उसके नाना नानी को तनाव हो जाता है, उसके दादा दादी को तनाव हो जाता है, उसके भाई बहनों को तनाव हो जाता है, घर का पूरा माहौल जो है वो चेंज हो जाता है। और वो लगभग 4 साल जो है किसी भी परिवार के लिए बहुत कष्टप्रद होते हैं कि बच्चा 10वीं 9वीं से चले और 12वीं पास करे, उसके बाद उस घर में कहीं हंसी की आवाज आने की संभावना होती है। मैं कहूंगा अब जो लोच करने की बात है वो यही बात है कि हम अपनी परीक्षा को इस तरीके का बनाएं कि हम जो है बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं या अवसर हैं वो बच्चे को प्रदान करें। ऐसा हो सकता है बच्चा एक अटेम्प्ट में उतना अच्छा नहीं कर पाए, उसके ऊपर बर्डन पड़ रहा हो, वो थोड़ा बहुत जो है परेशान हो, किसी वजह से वो बीमार हो सकता है, उसका मानसिक संतुलन किसी वजह से उस स्थिति में नहीं हो सकता। तो जो प्रयास अब होगा कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में, जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, वो ये होगा कि बच्चे को एक ही नहीं, एक से अधिक अपॉर्चुनिटी अगर हम प्रोवाइड पाते हैं और उन अधिक जो अपॉर्चुनिटी वो लेता है उसमें जो सबसे अच्छा उसका प्रदर्शन है उसको जब हम रिफ्लेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो बच्चे को वो स्ट्रेस जो है वो कम होती चली जाएगी। दूसरा है ये चाहते हैं कि बच्चे के ये परीक्षाएं भी बहुत ज्यादा स्टेकफुल ना हो। 2018 का एपिसोड आप लोगों को पता है कि जबकि सीबीएसई का एक पेपर जो है वो लीक किया गया, तो ये लीक करने का कारण ही ये है कि लोग मानते हैं कि परीक्षा का प्रश्न पत्र कठिन होगा और कठिन होने पर हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे या दे पाएंगे तो अच्छे मार्क्स हमारे नहीं आ पाएंगे। तो जो विनीत जोशी जी ने कहा, हमको परीक्षा के स्तर को भी उस स्तर पे लाना पड़ेगा कि जहां हम बच्चे के सही जो गुण हैं उनको निकाल पाए, उनको असेस कर पाए और उनको बता पाए। तो 2 चीजें हमारी मुख्यतः होंगी कि एक तो हम अवसर ज्यादा प्रदान करेंगे, दूसरी चीज ये कि उसके स्टेक को हम कम करने का प्रयास करेंगे। स्टेक को कम करने का प्रयास इस बात से भी होगा कि अगर वो कहता है बच्चा कि ठीक है मैं इस बार अच्छा नहीं कर पाया, तो वो अगली बार कर पाएगा, लेकिन इस बार अच्छा केवल जब एक ही अवसर होगा तो इसी बार अच्छा करने के लिए वो कुछ गलत प्रयास नहीं करेगा। तो एक अवसर है तो वो गलत प्रयास करता है, अगर एक अवसर नहीं होगा, ज्यादा अवसर होंगे तो वो प्रयास भी गलत नहीं करेगा और ये बर्डन जो है बच्चे के दिमाग से, परिवार के दिमाग से उतरता चला जाएगा और एक नया जो सोच है, जो नया वातावरण है, वो हमारे परीक्षा की परिभाषा को
परिवर्तित करेगा, परीक्षा के परिदृश्य को परिवर्तित करेगा और ऐसा माहौल क्रिएट करेगा जहाँ की सही रूप से बच्चे का मूल्यांकन हो पाएगा। जैसे बहुत सारे देश हैं जी, उसके अंदर क्या आप तो ध्यान है आपको तो कि बच्चा एग्जाम कभी भी दे सकता है जब वो तैयार है, ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर पर। तो उसमें वो रहता ही नहीं कि भाई उसको 6 महीने बाद एग्जाम देना है कि साल बाद देना है या जो भी है। तो कुछ ऐसा भी कहीं कुछ प्रयोग हो सकता है क्या सुझाव के रूप में? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरा अपना तो प्रयास ये है कि हम तो सीबीएसई में भी ये चाहते हैं, परीक्षा नियंत्रक होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारी एक मुख्य परीक्षा होती है, उसके बाद एक हमारी सप्लीमेंट्री परीक्षा होती है। परीक्षा कराना बहुत आसान काम नहीं है, परीक्षा कराना बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं जो कि परीक्षा कराने में सहयोग करते हैं, जिनकी वजह से हम परीक्षाओं का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर पाते हैं या आयोजन कर पाते हैं। मेरा मानना ये है कि कोई अगर मैं ऐसा सिस्टम डेवलप कर पाऊंगा कि नहीं, बच्चे की एक मुख्य परीक्षा तो हो गई और वो फेल हो गया और वो अपने कंप्यूटर पर बैठे और एक परीक्षा दे दे और उसका वहीं पर ही रिजल्ट घोषित हो जाए, ठीक है, उसको पता चल जाए। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर पाता हूं तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि ये कदम बच्चे के दिमाग से उस प्रेशर को हटाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, जो कि बच्चे को लगातार परेशान करता है और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कई बार बहुत ही खराब स्टेप भी जो हैं वो ले लेते हैं। तो ऐसी संभावनाएं जरूर हो सकती हैं कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की बात हम करें। देखिए केवल होता क्या है कि जो चीजें अभी तक चलती चली आ रही हैं उनसे हटकर एक नए रास्ते चलने पर लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि पहली परीक्षा हमारी पेन पेपर परीक्षा होती है और दूसरी हमारी कंप्यूटर परीक्षा होती है। तो लोगों के मन में विचार आ सकता है कि भाई पहली पेन पेपर थी, दूसरी कंप्यूटर थी, तो दोनों का कोई मैच नहीं। लेकिन जब एक समय हो जाएगा, जब समय थोड़ा सा चल जाएगा और ये काम होकर सफलतापूर्वक होगा और इसको एप्रिसिएशन मिलेगा और बच्चे के रिजल्ट को हम देखेंगे कि वो बच्चा जो फेल हो गया था वो बेकार हो जाता, लेकिन अब दूसरी परीक्षा देकर, ऑनलाइन परीक्षा देकर, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा देकर वो आगे बढ़ रहा है और अच्छा काम कर रहा है, तब हम सारे लोग इस बात को मानना शुरू करेंगे कि विभिन्न फॉर्मेट में की गई परीक्षाओं से भी बच्चे का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो मेरा प्रयास जरूर होगा कि हम जब चाहो तब परीक्षा की परिकल्पना पर जरूर काम करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके को क्रियान्वित कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर ऐसा हो जाए तो बच्चों के दिमाग में ये जो तनाव रहता है, जो टेंशन रहती है, वो बहुत सीमा तक ठीक हो सकती है, दूर हो सकती है और गुणवत्ता बढ़ाने का विद्यार्थी के पास हमेशा अवसर रहेगा उसकी सहूलियत के हिसाब से। और जो मुझे लग रहा है कि परीक्षा का जो मुख्य मकसद है वो भी गुणवत्ता विकास के लिए प्रेरित करना होना चाहिए, ना कि केवल उसकी कमियां देखना, कमियां निकालना, वो नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आप हैं तो आपके मन में जितना है जरूर इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सर एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि जैसे जब मैं बीकॉम ऑनर्स के बीच में एक एग्जाम्पल देखा था, कैंची का एग्जाम्पल आता है कि जब कपड़ा काटते हैं तो ऊपर वाला फलक काम कर रहा है कि नीचे वाला फलक। तो आमतौर पर एक्सट्रीम होकर सोचते हैं, कोई कहेगा ऊपर वाला फलक से कपड़ा कटता है, कोई कहेगा नीचे वाले से। वास्तव में काम तो दोनों का ही है। तो ऐसे ये जो समेटिव और फॉर्मेटिव का जो आपस का झगड़ा है, मुझे लग रहा है बोथ आर रिक्वायर्ड, दोनों की जरूरत है। समेटिव भी चाहिए, फॉर्मेटिव भी चाहिए, ऐसे ही टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लेकिन पेन पेपर भी चाहिए, मतलब क्लास के अंदर भी चाहिए। तो कहीं ऐसा शायद अगर हो पाए सुझाव के रूप में इसको हम रख सकते हैं क्या? हाँ, देखिए इस शिक्षा नीति में फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट की तो बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन जो है उसका जो प्रतिशत है वो कुछ बड़े वो स्कूल्स के पास पहुंचे, क्योंकि आप बच्चे के पास हैं, आप बच्चे को साल भर देखते हैं, किस तरीके से बच्चा डेवलप होता है, उसमें क्या क्वालिटीज हैं, उसका बेहतर मूल्यांकन या जो उसका लेखन है उसके बारे में जो लिखना है वो आप कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक की केवल कॉपियों को चेक कराकर उसके मार्क्स को देख सकता हूं, उसके फाइनल अटेम्प्ट को देख सकता हूं। तो हमारा प्रयास वही है कि जो फॉर्मेटिव परीक्षाएं हैं उनका भी एक बहुत अच्छा सा फ्रेमवर्क बनाया जाए और उस फ्रेमवर्क को इतना सुदृढ़ बनाया जाए कि कोई व्यक्ति उसको टेम्पर ना कर पाए, उसको क्षतिग्रस्त ना कर पाए, उससे बाहर जाकर काम
ना कर पाए। और इन सब में टेक्नोलॉजी की हमको जरूरत पड़ेगी, और आज उस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास उपलब्ध है। हम लोग मानसिक रूप से भी टेक्नोलॉजी को लेने के लिए तैयार हैं। तो वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके जो फॉर्मेटिव है और सबमिटिव है वो चलेगा। दूसरी चीज जो आपने कहा, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं, और मैं लगातार जो है वो पेन पेपर परीक्षाओं की वकालत करता रहता हूं। लेकिन देश में क्या होता है कि जब कहीं किसी विषय की बात होती है तो लोग उसको जानते हो ना जानते हो उसके बारे में कहना शुरू कर देते, नहीं ऐसे ही होना चाहिए। और वही बात हो रही है कि बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आजकल आते हैं, लोग पूछते हैं कि अगर किसी वजह से, कोविड की वजह से परीक्षा नहीं हो पा रही या कुछ नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं 10th-12th के बोर्ड के एग्जाम की? देखिए, मेरा कहना यहाँ पर यह है, 10th-12th की परीक्षाएं जो हैं वो केवल परीक्षाएं नहीं है, उसमें बहुत चीजों को हमको देखना होता है। बच्चे की राइटिंग स्किल कैसी है, बच्चा कैसे लिख सकता है, ठीक है, बच्चे की सोच कैसी है, ये सारी चीजें अभी कंप्यूटर पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बच्चे को स्पेलिंग आती है नहीं आती है, ये जब वो लिखेगा तब हमको पता चलेगा। कंप्यूटर पर तो है वो खुद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी वो स्पेलिंग्स जो हैं। तो इसलिए स्कूली शिक्षा में जरूरी है कि पेन पेपर का इस्तेमाल हो। हमारे जो भाषा है उसको हम बचा पाएंगे, वरना मैं देखता हूं कि जो टेक्स्ट में हम लोग भेजते हैं, थैंक्स को THX कर हम भेजते हैं, और ये थैंक्स की स्पेलिंग कल जो है वो THANKS की जगह THX ही होकर रह जाएगी। इसी तरीके से हिंदी में भी बहुत सारे शब्दों को हम जो है छोटा कर देते हैं, और हम उन शब्दों को लिख नहीं पाते। आशीर्वाद को लिखने को बोलें तो रे की मात्रा लोगों को चढ़ाने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो ये अगर हम केवल कंप्यूटर पर जाकर भी करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारी रिचता है, जो हम जितने सुदृढ़ हम अपनी भाषाओं में हैं, जितनी रिच हमारी भाषाएं हैं, उस भाषा का विकास और होने की जगह पतन होना शुरू हो जाएगा, और विकास भाषा को लोग भूलना शुरू कर देंगे अगर तकनीकी का उस रूप में इस्तेमाल हो जिस रूप में सारे लोग आज चाहते हैं। तो भाषा का इस्तेमाल या जो ऑनलाइन पेन पेपर का इस्तेमाल परीक्षाओं का और ऑनलाइन, ये दो अलग अलग आयाम है, इन दो को मिलाकर हम काम कर सकते हैं। लेकिन स्कूली शिक्षा में मैं जरूर कहूंगा कि नहीं, हमको पेन पेपर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कहीं कोई सब्स्टिट्यूट हमको देना है, कहीं दूसरा असेसमेंट कुछ करना है, तब हम दूसरे को लाकर वहां पर कर सकते हैं। और जो पुराने चीजों के, जो हमारे जो पेन पेपर चीजों को हम जज करना चाहते हैं, जो स्कूल में उसने किया है, जो कक्षा में उसने किया है, या जो पूर्व परीक्षा में उसने किया है, उसके माध्यम से कहीं हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। सर, एक मेरा और प्रश्न था कि ये जो माना जा रहा है कि कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होगी सब्जेक्ट सिलेक्शन में, कोई स्ट्रीम बार नहीं होगी जी, तो जैसे स्कूलों में ये फिजिबल कैसे होगा कि एक ने मान लीजिए ले लिया फिजिक्स और एक सब्जेक्ट ले लिया हिंदी, एक ले लिया उसने हिस्ट्री, तो वो क्लासेस कैसे बनेंगी, वो कैसे व्यवहारिक रूप कैसे धारण करेगा? अगर हम उस प्रकार का भी अगर वो चलता है होगा शायद अच्छा, लेकिन वो व्यवहारिक रूप धारण कैसे करेगा? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परिकल्पना है जिसको हमको सत्य करना है, जिसको हमको जमीन पर लेकर आना है। पहली चीज तो ये कि हमारे को स्ट्रीम्स की जरूरत क्या है, क्यों हमको जरूरत पड़ती है। मैं दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने 2002 से लेकर 2018 तक जो है वो नीट की और AIPMT की परीक्षाएं कराई हैं। तो उन परीक्षाओं को कराते समय मैं आपको बताऊंगा कि CBSE ने बायोटेक्नोलॉजी विषय को अपने यहाँ पर शुरू किया था, और जो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा है उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो था कि +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ बच्चे ने 50% अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो। एक समय में MCI में डॉक्टर शिव कुमार और डॉक्टर देवी शेट्टी उनके बोर्ड के मेंबर थे, चेयरमैन थे, और विनीत जोशी जी हमारे यहाँ चेयरमैन थे। तो मेरा उनको एक सजेशन दिया, क्योंकि पार्लियामेंट में क्वेश्चन आता था कि भाई मेडिकल में और इंजीनियरिंग में बच्चों का नंबर सेम नहीं है, मेडिकल में कम बैठते हैं, इंजीनियरिंग में ज्यादा बैठते हैं, ऐसा क्यों होता है, हमको क्या मेडिकल में करना चाहिए कि ठीक हो, या बायोटेक्नोलॉजी को बच्चे बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं तो उसको कैसे डेवलप करें। तो उसका एक था कि भाई इसके लिए अगर मेडिकल के लिए
जो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी भी जो सब्जेक्ट है वो एलिजिबल हो जाए, तब बच्चे बायोटेक्नोलॉजी लेना शुरू कर देंगे। तो हम लोगों की एक मीटिंग हुई, मैं गया MCI, मैंने वहाँ डॉक्टर शिव कुमार सरीन से ये रिक्वेस्ट की, डॉक्टर देवी शेट्टी वहाँ मौजूद थे, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि केवल मेरे एक आग्रह मात्र से उन्होंने अगले नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में से एक विषय अगर लिया होगा तब वो मेडिकल परीक्षा में बैठ जाएगा। उसी समय पर डॉक्टर SK सरीन साहब का कहना ये था कि संयम आप अगर हमको कहें तो हम तो चाहते हैं कि हम ये विषय की प्रतिबद्धता ही खत्म कर दें, कोई भी विषय किसी भी तरीके कर बैठे। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि उनके एक मित्र किसी देश में हैं और वो 50 साल तक पत्रकारिता का काम करते रहे। 50 साल के बाद उनको लगा कि नहीं, मैं पत्रकारिता नहीं करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो उन्होंने वहां MBBS में एडमिशन ले लिया, और इसमें एडमिशन लेने के बाद उन्होंने वो 4 साल का कोर्स MBBS का भी, मतलब मेडिकल की भी पढ़ाई कर मेडिकल का काम करने लगे। तो हमारा CBSE का जो प्रारूप है वो यही प्रारूप है कि कोई भी विषय आप ले लें यहाँ पर। इसीलिए हमारा जो परीक्षा की जो तिथियां होती हैं, जो डेट शीट होती है, वो लंबी चलती है, 45 दिन 50 दिन के करीब होती है, कि हम उन परीक्षाओं को किस तरीके से जो है लगाएं कि एक दिन में बच्चे की 2 परीक्षाएं वहां पर ना हो। अब हमारे यहाँ बच्चा फिजिक्स लेता है, पॉलिटिकल साइंस लेता है, उसके बाद संगीत ले लेता है, इंग्लिश ले लेता है और फिजिकल एजुकेशन ले लेता है। ये संभावनाएं हैं, बिल्कुल हमारे पास हैं। तो जो ये संभावना हमारी थी, या जो ये परिकल्पना या जो ये प्रैक्टिस CBSE की थी, इस प्रैक्टिस को हम लोगों ने अब जो है नई शिक्षा नीति में देखने के लिए मिल रहा है। और जब नई शिक्षा नीति में मिल रहा है तो सारा राष्ट्र इसको फॉलो करेगा। आपका जो कहना यह है कि किस से इन परीक्षाओं की बात होगी, किस तरीके से कक्षाओं के टाइम टेबल बनेंगे, मुझे लगता है कि एक स्कूल अब एक स्कूल नहीं रह जाएगा, सारे स्कूल मिलकर एक स्कूल हो सकते हैं। संभावनाएं हो सकती हैं कि बच्चा हिंदी यहाँ पढ़े, विज्ञान दूसरे स्कूल में पढ़े जो आपके पड़ोस में हो। अगर आपके यहाँ विज्ञान की क्लासेस नहीं चलती तो विज्ञान वहां पर पढ़े। तो इस तरीके की भी परिकल्पना हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे, वो जो आपके स्कूल का टाइम टेबल है वो लंबा हो जाए, वो बच्चा अपना टाइम टेबल खुद सेलेक्ट करे। फिजिक्स के 2 पीरियड होते हो, आर्ट्स के 2 पीरियड होते हो, साइंस के 2 पीरियड होते हो, वो अपने तरीके से सेलेक्ट करे कि मैं पहले, दूसरे, तीसरे पीरियड में ये पढ़ूंगा, या पहले 5वें पीरियड में ये पढ़ूंगा, और इस तरीके से पढ़े। विदेशों में जो हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में इसी तरीके से होता है कि लगभग सुबह 7 बजे से क्लासेस चलनी शुरू होती हैं। डिफरेंट प्रोफेसर होते हैं, वो हर प्रोफेसर पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। फिजिक्स मान लीजिए अपनी पूरी पढ़ाएगा, तो एक प्रोफेसर सुबह पढ़ाता है, एक दोपहर को पढ़ाता है, एक रात को पढ़ाता है। तो वो जो बच्चे हैं वहां के, वो अपने हिसाब से वो अपनी टाइम टेबल को बना लेते हैं और उन कक्षाओं को अटेंड करते हैं, उन कक्षाओं में जाकर जो अध्यापन का काम करते हैं। तो इस तरीके की मूल संभावनाएं हो सकती हैं कि अगर किसी स्कूल में सुविधाएं हैं तो एक ही स्कूल में पढ़ें, वरना ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्कूल आपस में ग्रुप बनाएं और 2 स्कूलों में मिलकर पढ़ाई हो। ये आज बहुत सारे विश्वविद्यालयों में है, बहुत सारे स्कूल्स में भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि हमारे स्कूल्स के बच्चे दूसरे विदेशों में दूसरे स्कूल में जाते हैं और थोड़ा समय वहां पढ़कर आते हैं और वहां रहकर आते हैं, उनके बच्चे हमारे स्कूल्स में आते हैं और इस तरीके से हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आज को तो हमको लगता है कि ये थोड़े से भारी होंगे या मुश्किल होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से तकनीकी आज उपलब्ध है, उस स्थिति में, उस परिकल्पना में हम इन सब चीजों के लिए सोच सकते हैं कि ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित की जा सकती हैं। मेरा सभी अन्य कार्यकर्ताओं से, श्रोताओं से आग्रह है कि जो भी हमारे प्रश्न हैं वो चैट बॉक्स पर हम भेजते रहें, और इसके बाद हमें कुछ समय मिलेगा डॉक्टर साहब से अपने प्रश्नों के समाधान का, जिज्ञासा समाधान का। आप सुझाव भी भेज सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित, उसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन की दृष्टि से। तो ये अब लगभग हमारी बातचीत समाप्त होने जा रही है। चैट बॉक्स पर आपके जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर डॉक्टर साहब देंगे, और इससे पूर्व में मेरे 1-2 प्रश्न हैं। मैं अनुराग जी, 1 मिनट, मैं एक चीज में चाह रहा था कि 2 मिनट का समय हम डॉक्टर साहब से लें कि कोई ऐसा सक्सेसफुल मॉडल या एग्जाम्पल पूरी दुनिया में या देश में
जो इस दृष्टि से कहीं नजर आता है, जो हमारे लिए कुछ अनुकरणीय है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हमारे कहीं मेल खाता है और इसके क्रियान्वयन की संभावना को प्रदर्शित करता है। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल या कोई ऐसा मॉडल कहीं विदेश में होगा या अपने देश में होगा, अगर आप हमसे शेयर कर पाए। देखिए, पूरे वर्ल्ड में इस समय जो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज में शिक्षा का परिदृश्य जो है वो बड़ा है। आप देखेंगे कि हमारे यहीं के बच्चे लगभग पिछले साल जो है 8 लाख से ज्यादा बच्चे भारत से विदेशों में गए, विदेशों के विद्यालय में पढ़ने के लिए गए और बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया। वो जो वहां पर भी जो विचार हैं, वहां पर भी जो शिक्षा का क्रियाकलाप है, वो लगभग इसी तरीके का है जो कि हमारी शिक्षा नीति ने परिकल्पित अब किया है। केवल 2 बातों में अंतर है। मैं अगर आपको बहुत ही मन से बोलूं, पहली चीज तो ये कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे पास होती है, और इसके बाद जो एक बहुत मुख्य बात है वो हमारी वैल्यूज की होती है। वहां अगर हम कहते हैं कि आपको परीक्षा देनी है तो बच्चा मैदान में बैठकर परीक्षा देगा, उस पर ये विश्वास किया जाएगा कि उसने स्वतंत्र रूप से परीक्षा दी है और उस पर कहीं कोई आक्षेप नहीं होगा। हमारी कंट्री में क्या होगा, अगर हम आज बच्चे को परीक्षा के लिए कहते हैं कि आप अपनी परीक्षा अपने आप ही जाकर जहां पर चाहो बैठकर दे दो, कोई इन्विजिलेटर नहीं होगा, तो हमको पता चलेगा कि बच्चे ने अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया। अभी पिछले दिनों मैं सारे स्कूल के साथ एक वेबिनार कर रहा था। 7 वेबिनार की हम लोगों ने जानने के लिए कि ऑनलाइन परीक्षाएं या ऑनलाइन एजुकेशन का क्या प्रभाव है। तो मेरा एक प्रश्न उनसे था कि क्या बच्चों को ने जो हम ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं उसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ी है, और अगर बढ़ी है तो आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। तो सब लोगों का कहना ये था, सारी जितनी भी 7 मेरी 24,000 स्कूल जो इंडिया और उन्होंने कहा कि बच्चों की परफॉर्मेंस पिछले साल से बेटर है, जो पिछले साल के बच्चे थे या बैच था, लेकिन परीक्षाओं में उनकी परफॉर्मेंस की रिलायबिलिटी को हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्योंकि वो 2 डिवाइस लेकर बैठते हैं। 2 डिवाइस लेकर बैठने के बाद वो परीक्षा देते हैं, क्वेश्चन इधर देखते हैं, आंसर दूसरी डिवाइस में देते हैं। तो मेरा केवल जो कहना है वो ये कि सक्सेसफुल मॉडल ऑलरेडी बाहर मौजूद है हमारा, और उस मॉडल को हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा, और हम और आप लोग मिलकर वो वातावरण तैयार करेंगे। जबकि हम बच्चे को मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देंगे तो बच्चा अनफेयर मीन्स से हटकर वो सही जगह पर आ पाएगा। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जब हम हैंड होल्डिंग करेंगे, जो वर्तमान सरकार है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा करने के लिए तत्पर है, तो वो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम वो भी बेटर तरीके से डेवलप कर पाएंगे। मेरा एक सबमिशन और हमेशा माननीय शिक्षा सचिव को रहा है कि हमारा प्रयास अब ये भी होना चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बच्चे, वो कंट्रीज जिनकी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है, वो हमारे यहाँ आकर पढ़ना शुरू करें, हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में। मेरा ये भी सुझाव रहा है कि सीबीएसई 25 देशों में आज उपस्थित है या 28 देशों में उपस्थित है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाकर अपने को एस्टेब्लिश करे और वहां बच्चों को पढ़ाए और अपनी बातों को बताए और अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। तो जब हम इस तरीके की करने की बात करेंगे तो शिक्षा में ये जरूर है कि हमको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हमने सोचा तो हम उसको अचीव जरूर कर पाएंगे और उसको छू जरूर पाएंगे, और उसी सम्मान को, उसी स्थान को पहले भारत का था, उसको वापस दिला पाएंगे। मुझे लग रहा है जब जहां आप जैसे हैं राष्ट्रनिष्ठ जो अपने अधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। अनुराग जी प्लीज। जी नमस्कार सर। वैसे काफी सारे क्वेश्चंस के, क्योंकि एक क्वेश्चन यही था कि पेन और पेपर का जो टेस्ट है वो रिमूव होगा या नहीं होगा, काफी लोगों को चिंता का विषय था। सर इसमें मेरा एक आपसे पूछना और है कि हमारी पॉलिसी में एक चीज कही गई है, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। तो इसको करने के लिए हमारी मेथोलॉजी, क्योंकि यकीन मानिए मैंने कई स्कूल्स को देखा भी है कि जब हम पैरामीटर स्कूल से मांगते हैं बच्चे के कि वो खेल में कैसा है, रुचि में और चीज़ों में कैसा है, तो अधिकतर वो उन चीज़ों को अपने स्टाफ रूम में बैठ के ही फिल आउट करके वो चीज़ें डिटेल्स दे देते हैं। और कई बार एक टीचर दूसरे से पूछता है, जो नया टीचर होता है, कि हम कैसे करें, तो
तो कहते हैं अरे इसमें किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी, इस तरह से इसको फिल कर दीजिए अगर पैरामीटर्स रहते हैं। अगर हम फ्यूचर में जिस तरह से इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं, एक तो हम उसकी ऑथेंटिसिटी को कैसे वैलिड बना सकते हैं, और दूसरा जो पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट है उसके व्हाट शुड बी द मेथोडोलॉजी टू कंडक्ट दीज टेस्ट सो दैट द फॉल्स डाटा शुड नॉट कम टू अस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया, क्योंकि असेसमेंट यदि एक से अधिक व्यक्ति करते हैं तो असेसमेंट अलग अलग हो सकता है। एक चीज आपने कही कि टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से करते हैं और डिफरेंट तरीके का उनका एटीट्यूड होता है असेसमेंट के लिए, तो उसमें भी आपका कहना बिल्कुल सही है। और अगर मैं कहूं कि सीसी का फेल्योर का एक मुख्य कारण ये भी था, ये कोई गलत बात नहीं है। एक जागरूक और एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। वो लाइव एग्जाम्पल अनुराग जी आपके निज स्थान से थोड़ी सी दूर देहरादून है। आप वहां कभी जाएं और वहां पे राजकीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, RIMC देहरादून। ये वो विद्यालय है जहां पर कि हर स्टेट से एक बच्चे का चयन होता है, और चयन होने के बाद वहां जाते हैं और ये सारे बच्चे आर्मी में जाते हैं। तो लगभग 30 बच्चे वहां पर 6 महीने के लिए आते हैं, हर छठे महीने आते हैं, और इन 30 बच्चों के का असेसमेंट 100% होता है, हर रूप में होता है कि किस चीज में वो अच्छा है वहां पर है। उसके तरीके उनके पास से ज्यादा हैं, क्योंकि वो बच्चे का नंबर छोटा होता है, टीचर्स का नंबर ज्यादा होता है, समय वो अधिक लेते हैं, एक के बाद एक इंटरव्यू करते हैं, एक के बाद उसको खेल के मैदान में देखते हैं, उसको शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, उसको डिबेट में देखते हैं। तो ये सारे टाइम टेबल में ये सारी चीजें इनबिल्ट है वहां पर। तो ये सारी चीजों में देखेंगे और एक से ज्यादा व्यक्ति उसका असेसमेंट करता है। जब असेसमेंट होगा तो ऐसा ही नहीं होगा कि 2 टीचर भी बैठे होंगे, उसमें ऐसा भी होगा कि पीयर ग्रुप का भी एक बच्चा उसमें बैठा होगा और उसका असेसमेंट वो कर रहा होगा, और उनका कंबाइंड असेसमेंट फिर वो उस असेसमेंट के लिए चला जाएगा वहां पर। वो खेल की बात हो, वो शिक्षा की बात हो, वो उसके एडिक्स की बात हो, वो उसकी स्पीकिंग स्किल की बात हो, वो उसके जो है किसी और स्किल की बात हो, इस सब में सब चीजों जो है ध्यान रखकर किया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे लोगों की में बहुत बड़ा अंतर है, तो मेरा कहना यही है कि जो फ्रेमवर्क इसके लिए पीयर ग्रुप असेसमेंट की बात होगी या सेल्फ असेसमेंट की बात होगी, इन सबको करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, और उस फ्रेमवर्क के आधार पर हमको ये सब काम करना पड़ेगा। हम उन बच्चों को भी उस असेसमेंट की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, कि जब आप अपने दोस्त का असेसमेंट करेंगे तो उसका दोस्त के असेसमेंट करते समय किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तब छात्रों को भी हमको शिक्षक बनाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बाद भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहते हैं तो अनुराग जी, आज आप सुबह से लेकर शाम तक काम करिए, शाम को आप आंखें बंद कर बैठिए, आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर पाएंगे कि मैंने आज क्या सही किया, क्या गलत किया। ये बात अलग है आप उसको किसी और को शेयर करें ना करें, लेकिन आप अपना 100% सही मूल्यांकन कर पाएंगे। मुझे ध्यान आता है कि मैं 6th क्लास में मेरठ में एक स्कूल में पढ़ता था, और मेरी तबीयत खराब थी, फीवर था, लेकिन मैं जो है एग्जाम देने के लिए गया। जब लौट कर मैं आया तो मैंने 100 में से अपने 65 नंबर जोड़े कि मेरे को 65 नंबर मिलने चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं, वो दिन था और मेरी बाकी परीक्षाएं थी, जितने नंबर मैंने कैलकुलेट किए लगभग उतने ही नंबर मुझको मिलते रहे। तो मेरा अपना असेसमेंट मेरी परफॉर्मेंस के बाद मैं अपनी असेसमेंट को कर पाता था कि हाँ वो है, और मेरे लगभग उतने ही मार्क्स आते चले गए। तो हमको जो है, जब हम ट्रू हो जाएंगे, जब अपने लिए सत्य हो जाएंगे, तब हम अपना असेसमेंट तो अच्छी तरीके से कर ही पाएंगे। मेरे से ज्यादा मेरी बुराइयों को कौन और जान सकता है। मैं अपनी बुराइयों को छुपा सकता हूँ, आपके सामने अच्छा बन सकता हूँ, लेकिन मेरी बुराइयां मुझको तो पता है ही है। तो अगर उनको मुझे सुधारना होगा तो मुझे स्वयं अपने अंदर झांकना होगा और अपने को ठीक करना होगा। दोस्त या पीयर ग्रुप का व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कि आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं हाँ मेरे में ये दुर्भावनाएं हैं, या मैं इस चीज में कम हूं, या मेरे में ये कमी है। तो वो आपको एडवाइस कर सकता है और वो आपको गाइड कर सकता है। मेरे ऐसे दोस्त रहे हैं, या मैं ऐसे लोगों का दोस्त रहा हूं जहां मैंने उनको गाइड किया और उन लोगों ने इंप्रूव किया।
तो ये जरूर होगा भविष्य में कि एक फ्रेमवर्क बनेगा, वो फ्रेमवर्क डेवलप होता चला जाएगा, हर बार स्ट्रेंथन होगा, और उस पीयर लर्निंग, पीयर ग्रुप्स के असेसमेंट से, सेल्फ असेसमेंट से, टीचर के असेसमेंट से, पेरेंट्स के असेसमेंट से हम जो है बच्चे का जो ऑलराउंड 24 घंटे का जो असेसमेंट है वो हम कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ, मेरे मन में एक बात और थी जी। हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि एग्जाम पैटर्न जो है वो सिमिलर होगा, अलग अलग, हर बोर्ड का अलग अलग नहीं होगा, तो इस प्रकार का एक विषय है अगर है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे अपना सीबीएसई भी है, बाकी बहुत सारे बोर्ड हैं, तो उन सब में कनेक्शन कैसे बनेगा, कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? देखिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं आपको बताऊं कि एक संस्था है जो बोर्ड, सारे बोर्ड्स का एक प्लेटफॉर्म है, वो है कोप्से के नाम से, काउंसिल ऑफ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। एक ये एनजीओ टाइप से है बना हुआ, और सीबीएसई के चेयरमैन, अधिकतर इसके चेयरमैन रहे हैं पिछले दिनों को, कुछ को छोड़े, मिनी जोशी जी इसके चेयरमैन रहे हैं। और इस मूल्य पर या इस विषय पर बहुत समय से चर्चाएं हमारी चलती रही हैं, और वो चर्चाएं चलने का कारण ये था कि क्योंकि सीबीएसई जेईई और नीट की परीक्षाएं, एएफएमटी की परीक्षाएं कराता था, तो दूसरे बोर्ड के बच्चों का कहना होता था कि क्योंकि सीबीएसई कक्षा 10 और 12 की परीक्षा करा रहा है और ये परीक्षा भी करा रहा है, इसलिए सीबीएसई के बच्चे ही इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं। जबकि ये आरोप बिल्कुल पूर्ण रूप से निराधार था। हमारा कहीं दोनों चीजों के बीच में कोई तारतम्य नहीं था। हम कभी ये नहीं देखते थे, मूल्यांकन करते थे ये सीबीएसई का बच्चा है और ये किसी दूसरे बोर्ड का बच्चा है। तो पहली तैयारी हमारे द्वारा की गई वो ये कि वो विषय जो कि क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते, ज्योग्राफी से प्रभावित नहीं होते, जैसे विज्ञान है, गणित है, बायोलॉजी है, इन सब में जो है हम कोर्स सिलेबस बना दें जो कि पूरी कंट्री में सेम होगा। तो हम लोगों ने कोर्स सिलेबस एक बनाया था और उसको हमने लगाया। उसी ड्यूरेशन में एक परिकल्पना और भी की गई कि हम जो है क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट एक बना दें। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने किसी एक मकान का नक्शा बना दिया, उस नक्शे को सारे राष्ट्र में दे दिया और हर राज्य से कहा कि इसके ऊपर मकान बनाओ, तो मेरा मानना यह है कि मटेरियल ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन जो उसका प्रारूप होगा, जो उसका डिजाइन होगा, वो सेम ही सारा का सारा। तो इसी तरीके से उस समय ये हुआ कि अगर हम एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन बना दें तो वो क्वेश्चन पेपर डिजाइन जो है हमारे बोर्ड के सारे बोर्ड की परीक्षाओं को लगभग समतुल्य कर पाएगा। क्योंकि ये परिकल्पना खरी नहीं उतर पाई, वहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो शिक्षा है वो शिक्षा हमारी जो कंकरेंट लिस्ट है उसका पार्ट है, राज्य को भी उसमें कहने का और निर्णय लेने का अधिकार है। तो नई शिक्षा नीति में परख एक जो है नेशनल असेसमेंट सेंटर की बात की गई है, और ये नेशनल असेसमेंट सेंटर है, ये सारे बोर्ड्स को निर्देशित करेगा उनका एक समान स्तर पर लाने के लिए, और जो बहुत पहली कक्षा से लेकर और हायर एजुकेशन तक में किस तरीके से हमारा जो है सारा मूल्यांकन होगा और सबका मूल्यांकन लगातार एक ही स्तर का हो, किस तरीके से होगा, उसके लिए उन लोगों को जो है वो एडवाइस करेगा, उन लोगों की मदद करेगा। तो मुझको इस संस्था के बनने के बाद जब ये संस्था काम करेगी और सारे बोर्ड्स के साथ जो है वो अपने विचारों को शेयर करेगी, उनको मदद करेगी, तब एक दिन ऐसा जरूर हो पाएगा कि हमारे सारे बोर्ड्स जो हैं वो लगभग एक ही स्तर के हो जाएंगे। आप चाहे सीबीएसई में पढ़िए या बिहार बोर्ड में पढ़िए, आसाम बोर्ड में पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबकी क्वालिटी वो शिक्षा की जो है देने की वो एक सी हो जाएगी। मुझे लग रहा है जो परख है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बिल्कुल साबित होगा इस कार्य के अंदर। अनुराग जी, कोई प्रश्न आए क्या चैट बॉक्स में? मेरे पास एक प्रश्न सीमा शर्मा जी का आया है, मैं कहना चाहूंगा अगर आप प्रश्न पूछना चाहती हैं मैम तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सीमा जी, नमस्कार। सर मेरा एक प्रश्न है। दरअसल मैं जो प्रैक्टिसेस अभी स्टार्ट हुई है, यही जो अभी सर ने पूछा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स विद इन द डिफरेंट स्ट्रीम, लाइक साइंस का बच्चा फिजिक्स के साथ बीएसटी ले रहा है,
कॉमर्स का बच्चा साथ में केमिस्ट्री ले रहा है, ह्यूमैनिटीज में ऑलरेडी मतलब एक बहुत ज्यादा बड़ा एरिया हो गया। हमने सोचा कि यस हम ये इनिशिएटिव लें और ये साल में जो अभी चल रहा है ये लॉकडाउन वाला पीरियड, इसमें हमने इसको करके देखा। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये बहुत ही टफ होता है, क्योंकि अभी तो क्या था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जब बच्चा अब ये ऑफलाइन आने लगा, जब स्कूल में आने लगा है, तो हमें इसको एकोमोडेट करना बड़ा ही टफ हो रहा है। और ये जो अभी आपने सजेशन दिया इस क्वेश्चन के में कि दूसरे स्कूल के साथ कोलैबोरेट हो जाएगा, सर ये जो आज का सिनेरियो है मुझे बहुत मतलब इस परिकल्पना पर मैं काम कर पाऊंगी ऐसा समझ नहीं आ रहा है। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इसको मैं कैसे एकोमोडेट करूं, क्योंकि अभी यही बच्चा 12th में जाने वाला है। 12th नेचुरली हम लोगों को बच्चों के एकेडमिक्स को बहुत अच्छे से देखना है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ सिचुएशन आ गई है। एक तो ये मेरे लिए क्वेश्चन है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि एक परिकल्पना है डिफरेंशिएशन की, जो कि यूरोपियन कंट्रीज की जब आप बात कर रहे हैं सर, मैंने भी कुछ स्कूल्स विजिट किए न्यूयॉर्क के और इंग्लैंड के, तो सर मैंने ये वहाँ बहुत बेहतर तरीके से देखा कि विद रेफरल पॉलिसीज एंड इंक्लूसिव क्लासेस, को इंक्लूसिव क्लासेस एंड दिस डिफरेंशिएशन, तो ये चीजों से वहाँ बच्चे को बहुत ही कॉन्फिडेंट भी बना देते हैं। लेकिन यहाँ हमारी लिमिटेशंस के साथ इंडिया में, सर मैं देवबंद में काम कर रही हूँ और यहाँ मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये डिफरेंशिएशन इसको मैं कैसे यहाँ लेकर आऊं, क्योंकि बहुत सारी विधाओं में बच्चे, हम बहुत अच्छे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं और आपने भी कोट किया, विनीत जी ने भी कोट किया कि सचिन तेंदुलकर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने उसमें पराकाष्ठा पर पहुंचे, सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचे और उस पर उन्होंने लगातार प्रैक्टिस किया। सर उनको वो एक मिला, उनको प्लेटफॉर्म मिला। स्कूल में मैं ये प्लेटफॉर्म अपने बच्चे को कैसे दूं, क्योंकि हमारे यहाँ सेट पैटर्न है, सेट करिकुलम है सर हर सब्जेक्ट का, और उसके पास वी ऑल आर अबाइड बाय द टाइम, हम सबके पास एक निश्चित समय में वो सारा करिकुलम कराने के लिए उनके एग्जामिनेशन पैटर्न पर जाने का है। तो सर इसके लिए कोई एक मुझे ऐसा समझ चाहिए, कुछ वर्कशॉप्स चाहिए, कुछ ट्रेनिंग चाहिए मेरे लिए भी, मेरे टीचर्स के लिए भी, ताकि हम बच्चों को उस जगह ले पाए। ये मेरा सर क्वेश्चन है। थैंक यू सर। जी सीमा जी, देखिए मेरा कहना है हमेशा जब विचार आता है तो विचार का क्रियान्वयन बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि 2002 से लेकर जब से मैंने सीबीएसई में मेडिकल की परीक्षाएं करानी शुरू की, तो मैंने हर बार अपने लिए अपने बार को ऊंचा किया और उसको छूने का प्रयास किया और मैं सफल हुआ। उसके लिए मुझको प्रयास जरूर करना पड़ता है, मुझे अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, मुझे अपने आनंद को, सुखों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब मैं उस बार को जिसको मैंने ऊंचा किया मैं छू पाता हूँ, सक्सेसफुली छू पाता हूँ, तो मुझको जिस आनंद की प्राप्ति होती है वो अतुलनीय होती है। पिछले दिनों में आपको ध्यान है कितनी चर्चाएं जो हैं, जो नीट परीक्षा को करने पर हुई, कि बहुत ज्यादा लड़ाई कोर्ट्स में हुई, बहुत ज्यादा लड़ाई पॉलिटिकल सिनेरियो में हुई, लेकिन मुझको लगा कि जब मुझे लगता था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता था, तो केवल मेरे 5 मिनट के जो है जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर के सामने दिए गए और उनसे की गई चर्चा के बाद वो पूरा का पूरा जो निर्णय है वो हमारे फेवर में हो जाता, क्योंकि मैं उनको बताता था कि मैं किस तरीके से क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो मेरा प्रयास मात्र ही मेरी सफलता का द्योतक था। अब जो परेशानी आपको महसूस होती है, मैं तो उस राष्ट्र की कल्पना कर रहा हूँ जहाँ केवल 2 स्कूलों में ही बच्चा क्यों पढ़ेगा। मैं तो वो भी कल्पना करना चाहता हूँ कि 2 बोर्ड में पढ़े और 2 बोर्ड मिलकर उसकी परीक्षाओं का उसका सर्टिफिकेशन कर दें। भारत सरकार इस समय पर जितनी जागरूक है, आप देखिए एक नए बोर्ड की परिकल्पना हो रही है जो कि खेलों के साथ पढ़ाई की बात करेगा। विनीत जोशी जी उस काम को देख रहे हैं कि एक नया बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर बनकर तैयार होगा जिसमें खेल मुख्य रूप से होंगे और बाकी सब्जेक्ट होंगे सारे के सारे। ये चीजें हम सीबीएसई के साथ कर सकते हैं। हम लोगों ने जब अनीता जी सेक्रेटरी हमारी अध्यक्षा की, तो उस समय पर हमने सारे स्कूल्स में एक पीरियड जो है फिजिकल एजुकेशन के लिए मैंडेटरी इसीलिए किया गया था कि नहीं, आप मिट्टी के साथ खेलो, आपको विटामिन डी मिलनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। पहले हम लोग मिट्टी में खेलते थे, हमारे चोट हमारे सेप्टिक नहीं होता था। आज अगर हम हमारे को बच्चे को किसी को चोट लगेगी तो सेप्टिक हो जाएगा। आज एटीएस का इंजेक्शन लगाना जरूर होगा।
तो जो ये परिकल्पना सामने आई है कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लेकर करेंगे और बच्चे जब स्कूल में आएंगे, तो मेरा मानना ये है कि ऐसा तो हो सकता है कि मैं आपके साथ बैठूं और सुझाव दूं कि आपकी परेशानी क्या है, तो इस परेशानी का जो सॉल्यूशन है वो ये हो सकता है। तो जो परेशानी, जब आप इस टाइम टेबल को बनाना शुरू करेंगे, जब इस आप काम को करना शुरू करेंगे, तो मुझको लगता है हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और बेटर तरीके से उसको कर पाएंगे। मैं लगातार कहता रहा हूं कि देखिए हमारा जो है सीबीएसई में सहोदय कॉम्प्लेक्स की परिकल्पना बहुत सालों पहले हुई। अगर मैं ये कहूं कि सीसी जो बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हुई, उसमें सहोदय कॉम्प्लेक्स ने बहुत अच्छे तरीके से हमको सहयोग किया। अब हमारे हब्स ऑफ लर्निंग की परिकल्पना हम लेकर आए। हब्स ऑफ लर्निंग भी क्या है, हैंड होल्डिंग ही है केवल, कि जहां पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ स्कूल मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर काम कर रहे हैं। तो मेरा वहां पर भी स्कूल्स को कहना लगातार ये होता है कि अगर मेरे स्कूल में मैथ्स टीचर अच्छा है, तो मेरा स्कूल मैथ्स का जो टीचर है वो मैथ्स का पेपर बनाए और 10 स्कूल अपनी डेट शीट को एक रखें और वो पेपर एक ही जगह 10 स्कूल में हो जाए। आप यहाँ फिजिक्स का टीचर अच्छा है तो फिजिक्स का आपका टीचर बना और सब जगह पर हो जाए। ऑनलाइन क्लासेस ने तो हमको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि 40 क्लास की परिकल्पना को खत्म ही कर दिया। आज अगर मैं ये कहूं कि पूरे राष्ट्र के सारे बच्चे बैठे और मैं उनको फिजिक्स पढ़ाना चाहूं, तो मेरे पास ये सुविधा उपलब्ध है। मैं अकेला बैठकर पूरे राष्ट्र के सारे बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने की क्षमता रखता हूं। तो ये नई तकनीकी का सहारा लेकर, अपने नए टाइम टेबल का सहारा लेकर, एक दूसरे की हैंड होल्डिंग कर मुझको लगता है कि जब हम आगे चलेंगे तो थोड़ी परेशानी तो आ सकती है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब सफलता हमारे कदम चूमेगी और हम इस नीति को क्रियान्वित पूर्ण रूप से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मुझे लगता है कुलदीप जी अब समय काफी ले लिया, आज हमने सर का सेशन को वाइंड अप करते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे जो दोनों वक्ता रहे उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट भी किया लेकिन प्रेरित भी किया। और निश्चित रूप से जब भी कुछ नया करेंगे और ऊंचा करेंगे तो हमेशा अधिक प्रयास करना होगा। कष्ट तो होगा ही होगा, प्रयास अधिक करना होगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि वो जो बार है उसको ऊंचा करने में भी प्रयास तो करना होगा, लेकिन मन में जो संकल्प है और इस प्रकार का जो विश्वास है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आमूल परिवर्तन होगा अपनी शिक्षा के अंदर, ये जो विश्वास है वो शायद हमें और आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। और निश्चित रूप से ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये देश को एक नई दिशा देगी, एक नया आयाम, एक ऊंचा, जैसे कहते हैं बार को ऊंचा करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं अनुराग जी से आग्रह करूंगा कि आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से आदरणीय संयम भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय कुलदीप जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना अमूल्य समय देके आज इस सेशन को मॉडरेट किया। और जो सभी श्रोतागण रहे, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है, क्योंकि इसमें पूरा भारत के अधिकतम राज्यों से लोग जुड़े हुए थे, जो लोग स्वयं स्कूली शिक्षा से जुड़े हैं या फिर प्रदेश लेवल पर कहीं ना कहीं एक से ज्यादा विद्यालयों से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है जो आज का कम्युनिकेशन रहा है वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। और इसी आशा के साथ भविष्य में भी हम आदरणीय संयम जी का समय लेते रहेंगे। मैं आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद कुलदीप जी, धन्यवाद अनुराग जी। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।